हेलो हेलो हेलो। इज एवरीथिंग इज क्लियर? ऑडियो एंड वीडियो क्लियर है तो एक बार फटाफट थम्स अप कर दीजिए, फिर आगे के कार्यक्रम को हम ऐसे आगे बढ़ाते हैं। अब ठीक है क्या? अब ठीक है क्या? अब क्लियर है? ओके, बहुत बहुत धन्यवाद। तो आप सभी बच्चों का स्वागत है द सुपर लक्ष्य नीट बैच, जिसमें हम न्यूक्लियर फिजिक्स पढ़ रहे थे। पहले लेक्चर में, न्यूक्लियर फिजिक्स के पहले लेक्चर में हमने बात किया था न्यूक्लियर डेंसिटी, न्यूक्लियर रेडियस, और उस पर बहुत सारे सवाल हमने सॉल्व किए थे, है ना। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन उसका सीखा था। आज के लेक्चर में आज के लेक्चर में हमारा जो गोल है वो गोल है, हम बात करेंगे बाइंडिंग एनर्जी के बारे में। व्हाट इज द बाइंडिंग एनर्जी? बाइंडिंग एनर्जी क्रिएट कैसे हुआ, ये होता क्या है, अब ये बाइंडिंग एनर्जी कहां स्टोर होता है, इन सब चीजों के बारे में बात करेंगे। क्यू वैल्यू ऑफ द रिएक्शन, कोई भी न्यूक्लियर रिएक्शन में क्यू वैल्यू क्या होता है, उसके पैरामीटर क्या होते हैं, उसकी वैल्यू क्या होती है, एनर्जी रिएक्शन में रिलीज होता है या रिएक्शन में एनर्जी सप्लाई करना है, एब्जॉर्ब करना है, उसके बारे में पढ़ेंगे। और बहुत ही ब्यूटीफुल सा एक टॉपिक है प्रोटॉन वर्सेस न्यूट्रॉन ग्राफ, जहां से हमें डीके का कंसेप्ट पता चलेगा। किसका कंसेप्ट पता चलेगा? डीके का कंसेप्ट पता चलेगा। तो डीके कंसेप्ट को समझेंगे हम प्रोटॉन वर्सेस न्यूट्रॉन के ग्राफ से। तो चलिए साहब, आज के कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, तो ये मैंने एक सवाल आपको सॉल्व करने के लिए दिया था। ये हमने सवाल सॉल्व करने के लिए आपको दिया था। ये नीट एआईपीएमटी का पूछा हुआ सवाल था कि mn एंड mp रिप्रेजेंट मास ऑफ न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन। जो ये mn है दैट इज नथिंग बट अ मास ऑफ न्यूट्रॉन एंड mp इज अ मास ऑफ प्रोटॉन, नाम से पता चल रहा है। An element having mass m has n neutrons and z protons. Then the correct relation will be. अच्छा, इससे पहले एक बहुत छोटा सा टॉपिक है, हालांकि ये न्यूक्लियर केमिस्ट्री में आप पढ़ते होंगे बहुत अच्छे से। व्हाट इज आइसोबार? मुझे याद आ गया थोड़ा सा, हालांकि फिजिक्स में से सवाल नहीं पूछते। आइसोटोप्स और आइसोबार, आइसोटोप्स, आइसोटोन्स, बताइए तो ये आइसोबार क्या होता है? न्यूक्लियाई which have same nuclei which have same ये बहुत अच्छे से आपने केमिस्ट्री में पढ़ा होगा, मैं बता ही देता हूं क्योंकि तुम्हारी हालत का ठिकाना नहीं है। which have same, तो सबसे पहले बताइए आइसोबार क्या होता है? आइसोबार क्या होता है? आइसोबार इज विच हैव सेम एटॉमिक नंबर, सॉरी सेम मास नंबर। सही लिखा है क्या? जिनका मास नंबर सेम होता है, सेम मास नंबर। यस यस यस, सेम मास नंबर। मतलब तुम ये भी कह सकते हो कि सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, नंबर ऑफ प्रोटॉन प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन दोनों का सेम होता है, उसको हम कहते हैं आइसोबारिक, है ना। एटॉमिक नंबर डिफरेंट हो सकता है। आइसोटोप्स न्यूक्लियाई बीच हैव सेम एटॉमिक नंबर, सेम एटॉमिक नंबर को हम कह सकते हैं कि सेम नंबर ऑफ प्रोटॉन, ठीक है। अच्छा, व्हाट इज आइसोटोन्स? न्यूक्लियाई बीच हैव सेम न्यूट्रॉन। किसी भी न्यूक्लियाई को हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं? न्यूक्लियाई को हम रिप्रेजेंट करते हैं ए जेड से है ना बेटा। जहां पे ए होता है आपका मास नंबर और जेड होता है आपका एटॉमिक नंबर। क्या ये बहुत अच्छे से आपको पता है? केमिस्ट्री में ऐसे सवाल आपने किए होंगे, इसमें कोई खास बात नहीं है, ठीक है। मैंने आपके कमेंट्स देखे थे, बहुत सारे कमेंट्स थे आपके, बहुत अच्छा आपके विचार थे हमारे बारे में, पीडब्ल्यू के बारे में, स्पेशली मेरे बारे में। बहुत अच्छे सुंदर विचार थे आपके, मैंने देखे। मैं किसी भी बैच में नहीं बताया, लेकिन आपको बता देते हैं क्योंकि आपके विचार बहुत ही अच्छे थे हमारे लिए। तो क्लास इसलिए कैंसिल हुआ था क्योंकि मेरे घर में किसी का, मतलब बुजुर्ग थे मेरे दादाजी, उनका देहांत हो गया था, इसलिए मुझे अचानक से जाना पड़ा था, इसलिए क्लास कैंसिल हो गया था। मैं कहीं घूमने नहीं गया था, हाँ वापस आते समय कुछ बच्चों से मिला था बस। तो क्लास इसलिए कैंसिल हुआ था 2-3, और सिलेबस लेट हुआ है, वो उसका रीजन मैं नहीं हूं। 2 दिन क्लास कैंसिल है, उसका रीजन मैं हूं, ठीक है ना। तो वो कवर अप हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है।
कब रफ हो जाएगा? 2 क्लास मैंने कैंसिल की थी, 2 ही क्लास मैंने कैंसिल किया है, वो 2 क्लास मैं एक्स्ट्रा ले लूंगा और आगे क्लास कैंसिल नहीं होगा, आपका सिलेबस खत्म हो जाएगा। ठीक है ना? बहुत जल्दी ये 2 चैप्टर बचा है बस, न्यूक्लियर एंड सेमीकंडक्टर। न्यूक्लियर एंड सेमीकंडक्टर बहुत जल्दी हम आराम से खत्म कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है बेटा। ठीक है, चलिए। और ये बात हमारे और आपके बीच ही रहनी चाहिए, ये बात कहीं और नहीं जाना चाहिए, इसलिए मैंने कभी किसी बैच में बताया भी नहीं, क्योंकि तुरंत से कहीं क्लिप काट के कहीं भी डाल दे तो ये हो गया वो हो गया, अच्छा नहीं लगता है ये सब। ठीक है, सिलेबस लेट होने का कारण मैं थोड़ी ना हूं यार, मैं तो 2 क्लास कैंसिल किए बस, जो भी है। 2 चैप्टर है, न्यूक्लियर और सेमीकंडक्टर बचा हुआ, 1 क्लास हो चुका है ना? हम 2 पढ़ा देंगे आपको बहुत रफ्तार में नहीं, मतलब समझा के पढ़ाएंगे, धीरे धीरे पढ़ाएंगे, कोई जल्दीबाजी नहीं है। अब देखो, ये बात आप जानते हो कि इसके एग्जांपल्स भी आपने किए होंगे, कोई खास बात नहीं है। Mn and Mp रिप्रेजेंट द मास ऑफ न्यूट्रॉन एंड मास ऑफ प्रोटॉन। ये न्यूट्रॉन का मास है, ये प्रोटॉन का मास है रिस्पेक्टिवली, एंड एलिमेंट हैविंग कैपिटल M and N, कैपिटल M and स्मॉल m न्यूट्रॉन्स एंड Z प्रोटॉन्स, देन द करेक्ट रिलेशन विल बी। तो सही रिलेशन क्या है? सही रिलेशन क्या है? सही रिलेशन इन चारों में से क्या होगा? तो बेटा होता क्या है कि एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड ऑब्जर्वेशन सामने आया कि मान लो कि एक प्रोटॉन है और एक न्यूट्रॉन है, ठीक है ना, अलग अलग है, या समझो एक ही साथ है, एक न्यूक्लियस के अंदर एक प्रोटॉन एक न्यूट्रॉन है। इसको जब तोड़ के हमने अलग किया, ये प्रोटॉन को और न्यूट्रॉन को अलग अलग कर दिया, ये न्यूक्लियस था, और ये प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को हमने ब्रेक कर दिया। तो ब्रेक करने के बाद जब हमने ढंग से देखा, इसमें ब्रेक करने के बाद जब हमने ढंग से इसको देखा तो इसका मास ज्यादा था, एक प्रोटॉन और एक न्यूट्रॉन का। लेकिन ये बहुत ही आश्चर्यजनक रिजल्ट है, उनको लगा कि यार ऐसा होगा कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को जब हमने अलग अलग तोड़ा, जब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को ब्रेक करके हमने अलग अलग कर दिया, तो मास मेजर करने में कोई दिक्कत हो गई होगी। एक बार चलो और मेजर करते हैं, एक बार और मेजर करते हैं। ठीक है, एक प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को मास जब हमने मेजर किया, न्यूक्लियस के अंदर मास मेजर किया, तो उसका मास कुछ आया, मास ऑफ न्यूक्लियस, कैपिटल M और N डाल देता हूं, यह है मास ऑफ न्यूक्लियस। ठीक से फिर से मेजर किया, अच्छे से मेजर किया, तो मास ऑफ न्यूक्लियस कुछ आया। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया कि एक प्रोटॉन था एक न्यूट्रॉन था, दोनों के मिलाकर एक न्यूक्लियस बना था। जब हमने इसका मास मेजर किया तो Mn मास है, जब तोड़ दिया हमने तो इसका मास है मास ऑफ प्रोटॉन प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन। जब इसके मास को हमने मेजर किया, टोटल मास ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, मास ऑफ प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन अलग अलग जब ये थे, अच्छे से मेजर किया, प्रिसाइजली मेजर किया, तो ये मास ज्यादा आ रहा था। सर ये हमेशा ऐसा ही हुआ क्या? हां, दूसरे एटम में हमने जाके देखा, बड़े ध्यान से हमने सोचा, तो फिर वहां भी ऐसा ही हुआ। कैसा हुआ ध्यान से देखिएगा, वहां भी ऐसा ही हुआ। वहां पे जब हमने देखा कि बहुत सारे प्रोटॉन न्यूट्रॉन मिलके एक न्यूक्लियस बना था। जब इसको हमने ब्रेक कर दिया, तोड़ दिया, अलग अलग कर दिया, प्रोटॉन न्यूट्रॉन, जैसे मान लो एग्जाम्पल ले लेते हैं, इसका टोटल मास था कुछ मान लो 6.2 AMU, टोटल मास हमने मेजर किया, इस तरफ का टोटल मास 1 2 3 4 5 है, 6.2 AMU। और जब ये न्यूक्लियस के अंदर था तब इसका टोटल मास था मान लीजिए 6 AMU। तो 0.2 AMU का डिफरेंस आया, और ऐसा हजारों बार करने के बाद आया। तो लोग ये समझ ही नहीं पा रहे थे कि ये डिफरेंस आ क्यों रहा है, अपने आप मास कहां से पैदा ले रहा है। पर मास कहां से पैदा ले जाएगा यार? बहुत प्रिसाइजली हमने बहुत अच्छे से मेजर किया, समझ इस बात को, बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत अच्छे से मेजर किया तो भी जाके ये दिखाई दे रहा था कि जब यही प्रोटॉन नहीं बदला। सर प्रोटॉन जब न्यूक्लियस से बाहर आया था तो छोटा हो गया था क्या? नहीं,
वही आइडेंटिकल प्रोटॉन जो इसके अंदर है, 3 1 2 4 प्रोटॉन है, 2 न्यूट्रॉन है। जब इसके अंदर था तो टोटल मास था इसका 6 mu। जब मैंने इसको तोड़ के अलग 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 बाहर किया, सबको अलग अलग बाहर कर दिया, तो इसका टोटल मास आ गया 6.2 mu। अपने आप मास कैसे बढ़ गया यार? पता क्यों बढ़ गया मास? मास तो जनरली कंजर्व रहता है, मास को पैदा कर सकते हो क्या आप? 0.2 mu का डिफरेंस आ गया। और एक बार नहीं, सभी न्यूक्लियस के लिए ऐसा करके देखा गया, हजारों बार एक्सपेरिमेंट हुई, हजारों बार एक्सपेरिमेंट हुआ। हर बार जब वही न्यूक्लियॉन्स न्यूक्लियस के अंदर था, वही न्यूक्लियॉन्स जब न्यूक्लियस के अंदर था, तो सबका टोटल मास कम होता था। और जब उसको तोड़ तोड़ के बाहर निकाल लेते थे और सबका इंडिविजुअल मास ऐड करते थे, तो मास ज्यादा हो जाता था। तो बढ़ा कैसे मास, वो बताना। मास इज नथिंग बट सोर्स ऑफ एनर्जी। आई डोंट केयर व्हाट इज मास, आई डोंट केयर व्हाट इज मास, आई एम आस्किंग अबाउट व्हाई मास इज इंक्रीज्ड। सर अगर ऐसा है, इस हिसाब से हम इसका सवाल का आंसर दें, एम रिस्पेक्टिवली एंड एलिमेंट हैविंग मास कैपिटल एम, मतलब न्यूक्लियस का मास कैपिटल एम है, हैज एन न्यूट्रॉन एंड जेड प्रोटॉन, देन करेक्ट रिलेशन विल बी। तो जब न्यूक्लियस का मास कैपिटल एम देखा गया, वो कैपिटल एम मास इंडिविजुअल न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन के मास के सम से कम होगा। मतलब ये देखो, एक न्यूट्रॉन का मास mn और टोटल न्यूट्रॉन है n, तो ये टोटल न्यूट्रॉन का मास प्लस एक प्रोटॉन का मास होता है, यहां दिया है mp, और टोटल प्रोटॉन है बेटा z, तो z इंटू mp। इन दोनों को जोड़ के जो मास आया, एक न्यूक्लियस एलिमेंट का मास कैपिटल M से ज्यादा है। ये आंसर सही है। बाइंडिंग एनर्जी कन्वर्टेड इनटू मास, नो नॉट एट ऑल अतुल तिवारी, नॉट एट ऑल, बिकॉज ऑफ न्यूक्लियर बॉन्ड, नो 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 नो, ड्यू टू बाइंडिंग। अरे नहीं यार, मनीष राज RAZ का कहना है जो एनर्जी दिया है वही मास में कन्वर्ट हो गया। दिस इज करेक्ट आंसर, दिस इज करेक्ट आंसर। ड्यू टू बाइंडिंग एनर्जी इज नॉट अ करेक्ट एक्सप्लेनेशन। अब देखना, बाइंडिंग एनर्जी का बहुत मिसकंसेप्शन बच्चों में रहता है, मैं तुम्हें क्लियर कराता हूं। देख, एक्चुअल में ये अपने आप टूट जाएगा कि तोड़ने के लिए हमें एनर्जी देना पड़ेगा। सम एनर्जी will be required to break this, some energy will be required to break this। हमें कुछ ना कुछ एनर्जी इसको देना पड़ेगा, कुछ ना कुछ एनर्जी इसको देना पड़ेगा। अब जब हम कुछ एनर्जी देंगे तब जाके टूटेगा, और जब ये टूटेगा तो जो हमने एनर्जी दिया है, लगाया है तोड़ने में, वो एनर्जी का कुछ पार्ट ही इसके एनर्जी में, मास में कन्वर्ट हो जाएगा, इसके मास में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ये जो मास का डिफरेंस था, उसको हमने नाम दिया मास डिफेक्ट, क्योंकि डिफेक्ट ही तो है। हमें उम्मीद थी कि बराबर आनी चाहिए, हमें क्या उम्मीद थी बेटा, बराबर आनी चाहिए, लेकिन ये मास अलग आया, इसीलिए हमने इसका नाम दे दिया मास डिफेक्ट। मास डिफेक्ट क्या होता है, ध्यान से देखिएगा। डेल्टा एम is nothing but mass of proton, all proton लिख देता हूं, mass of z प्रोटॉन, क्योंकि एक न्यूक्लियस में ऐसे नॉर्मली लिखे हम तो z प्रोटॉन लिखते हैं। मास ऑफ z प्रोटॉन प्लस मास ऑफ a माइनस z न्यूट्रॉन माइनस मास ऑफ न्यूक्लियस, मास ऑफ न्यूक्लियस। ये और ऐसा ऑब्जर्व किया गया कि जितना ज्यादा मास डिफेक्ट होता है, उतनी ज्यादा एनर्जी हमें देनी पड़ती है उसको तोड़ने के लिए, उतनी ज्यादा एनर्जी देनी पड़ती है तोड़ने के लिए। क्यों? क्योंकि मान लो ये मास डिफेक्ट है 0.2 mu का, अगर यही मास डिफेक्ट होता 6.4 mu, तो सर ये डेल्टा एम तो यहां आ जाता 0.4 mu का। हां, मतलब इतना मास बढ़ाना है, और इतना मास बढ़ाना है तो और ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी,
अरे सर सही बात है, ये तो बहुत ही मक्खन जैसी चीजें हैं, हमको समझ आया। आप बताइए आपको समझ आया कि नहीं आया? मुझे तो पढ़ाते पढ़ाते ये मक्खन जैसा लगा कि जितना ज्यादा मास डिफेक्ट होगा उतनी ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी तोड़ने के लिए, उतनी ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी तोड़ने के लिए। दैट्स सो मच सिंपल मैन। हेंस बाइंडिंग एनर्जी इज डिफाइंड एज मास डिफेक्ट इंटू सी स्क्वायर। सर सिंपल मास डिफेक्ट इंटू सी स्क्वायर, हां इतना ही मास तो बढ़ रहा है। और मास बढ़ा कैसे? जो हमने एनर्जी दिया रिक्वायर्ड एनर्जी या गिवन एनर्जी टू ब्रेक द न्यूक्लियस, और एकदम आइडियल कंडीशन माने, ऐसा नहीं कि बम फोड़ने जैसा है कि बम फूटा वहां से आवाज आया रोशनी निकली, ऐसा नहीं। यहां पे बम फूटा आवाज नहीं आई, यहां पे बम फूटा वो नहीं हुआ, आग नहीं निकला, बम फूटा हीट नहीं आया, गर्मी नहीं बढ़ी। तो बम फूटा तो कहां गया? बम फूटा मतलब जो एनर्जी दिया हमने न्यूक्लियस को तोड़ने के लिए वो एक अलग चीज है। हमने न्यूक्लियस को तोड़ने के लिए एनर्जी दी, उसको हम बाइंडिंग एनर्जी कहते हैं। वो सारा एनर्जी से मास बढ़ा, तो इतना मास का चेंज आया इनटू सी स्क्वायर, इसको हम कहते हैं मास डिफेक्ट। अगर और अच्छे से और प्रिसाइजली लिखे तो हम इसको ये लिख सकते हैं जेड इंटू मास ऑफ प्रोटॉन, हाँ है ना। इसको मास ऑफ प्रोटॉन को हम लिखेंगे जेड इंटू मास ऑफ प्रोटॉन, जितने प्रोटॉन होंगे उसको मास ऑफ प्रोटॉन से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस ए माइनस जेड होते हैं टोटल नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इंटू मास ऑफ न्यूट्रॉन माइनस कैपिटल मास ऑफ न्यूक्लियस। ये आएगा तुम्हारा डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर, इसको कहते हैं। अब एक छोटा सा सवाल मैं पूछता हूं, इज बाइंडिंग एनर्जी इज स्टोर्ड इन न्यूक्लियस? अरे यार क्या फिसल रहा है? इज बाइंडिंग एनर्जी स्टोर्ड इन न्यूक्लियस? हम कहते हैं जिसका बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा है, उसका मतलब बाइंडिंग एनर्जी उसमें स्टोर हो रहा है। सोच समझ के जवाब दीजिएगा। इज बाइंडिंग एनर्जी स्टोर्ड इन द न्यूक्लियस? क्या ये बाइंडिंग एनर्जी न्यूक्लियस के अंदर स्टोर्ड होती है? मानसी वर्मा यस, सुचि यस। नहीं, सोच के जवाब दो, थोड़ा सा सोच। साक्षी का यस जवाब है, ठीक है। इज बाइंडिंग एनर्जी स्टोर्ड इन द न्यूक्लियस? न्यूक्लियस के अंदर ही बाइंडिंग एनर्जी स्टोर्ड है। जिसका बाइंडिंग एनर्जी जितना ज्यादा उसमें एनर्जी उतना ज्यादा ना। नो 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 नो, दिस एनर्जी इज नॉट स्टोर्ड इन द न्यूक्लियस। नो 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 नो, देन व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बाइंडिंग एनर्जी? क्या बताना चाहता है बाइंडिंग एनर्जी? बाइंडिंग एनर्जी बताना चाहता है कि इसके न्यूक्लियस को, न्यूक्लियॉन्स को, मान लो कोई न्यूक्लियस है जिसका एटॉमिक नंबर है जेड, मास नंबर है, इसका बाइंडिंग एनर्जी कम है, मतलब इसको कम एनर्जी देके हम तोड़ सकते हैं, मतलब ये अनस्टेबल जैसी चीज हो गई। किसी की बाइंडिंग एनर्जी बहुत ज्यादा है, तो बाइंडिंग एनर्जी बहुत ज्यादा है इसका मतलब यह है कि इसको तोड़ने के लिए हमें ज्यादा एनर्जी देना पड़ेगा, वो ज्यादा स्टेबल होगा। लेकिन एक और बात यहां पे ध्यान में देखी गई, ध्यान में आया, नोटिस में आया कि मान लीजिए कि प्रोटॉन न्यूट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन प्रोटॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन, मुझे हर न्यूक्लियस को तोड़ के अलग नहीं करना है, इसमें से एक न्यूक्लियॉन हटाना है। क्या करना है? एक न्यूक्लियॉन को हटाना है, एक न्यूक्लियन यहां से तोड़ के हटाना है। तो उसके लिए कुछ एक्स एनर्जी की जरूरत पड़ी। जब इसी न्यूक्लियस के दूसरे एक और को हटाने की कोशिश की मैंने, तो उसमें इतनी एनर्जी की जरूरत नहीं पड़ी, कुछ वाई एनर्जी की जरूरत पड़ी। फिर तीसरे न्यूक्लियस को हमने जब तोड़ा तो जेड एनर्जी की जरूरत पड़ी। मतलब समझ रहे हो? मतलब हर न्यूक्लियस को, सॉरी, हर न्यूक्लियॉन्स को, हर प्रोटॉन, इंडिविजुअल न्यूट्रॉन को तोड़ने के लिए अलग अलग एनर्जी की जरूरत पड़ती है। मतलब ज्यादा डिफरेंस नहीं होता, लेकिन स्लाइटली डिफरेंट, थोड़ा अलग अलग, थोड़ा अलग अलग। तो सर मतलब तो फिर तो सर बाइंडिंग एनर्जी का मतलब क्या होगा? सारे को तोड़ने के लिए मान लो जेड एनर्जी चाहिए और हर एक को तोड़ने के लिए कुछ ये एनर्जी चाहिए, मतलब जेड या पी कुछ भी मान लो, और एक एक को तोड़ने के लिए ये एनर्जी चाहिए था। इसमें थोड़ा सा डिफरेंस होता है। तो सर इन सब का एवरेज मिला के इसके बराबर आना चाहिए। हां,
इन सब का एवरेज इसके बराबर होता है। इसीलिए हम एक कॉमन बाइंडिंग एनर्जी डिफाइन ना करके बाइंडिंग एनर्जी का एक्चुअल डेफिनेशन जो हम बनाते हैं वो ये बनाते हैं। क्या बनाते हैं? देखिए देखिए, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन्स, पर न्यूक्लियॉन, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन इज द एवरेज बाइंडिंग एनर्जी per nucleons needed to split a nucleus into individual nucleons। मतलब एक न्यूक्लियस को उसके कंस्टिट्यूएंट्स में तोड़ने में जितनी एनर्जी आती है डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स नीचे डाल देते, एवरेज एनर्जी निकाल लेते हैं, है ना। हम क्या करते हैं, देखो जैसे मान लो कि 4 न्यूक्लियॉन्स थे, एक को तोड़ने में एनर्जी x, दूसरे को y, z, t, तो सबको जोड़ के 4 से डिवाइड करें तो हमने एवरेज बाइंडिंग एनर्जी निकाल लिया और उसको नाम दिया बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन्स। ये स्टेबिलिटी को रिप्रेजेंट करता है, प्रोपोर्शनल टू द स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस। बाइंडिंग एनर्जी, टोटल बाइंडिंग एनर्जी डिवाइडेड बाय मास नंबर रिप्रेजेंट स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियॉन्स, है ना, स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियस न्यूक्लियाई लिख देता हूं, स्टेबिलिटी ऑफ न्यूक्लियाई। एक न्यूक्लियाई का जो स्टेबिलिटी होता है बाइंडिंग एनर्जी से पता नहीं चलता, वो पता चलता है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। इसका एक जोरदार एग्जांपल देता हूं। मान लो कोई एक्स न्यूक्लियाई है, इसके टोटल एटॉमिक नंबर है Z, मास नंबर 8, ठीक। एंड एक वाई न्यूक्लियाई है जिसके एटॉमिक नंबर है 6 और ये है 12। हैविंग बाइंडिंग एनर्जी ऑफ X एंड Y आर 24 इलेक्ट्रॉन वोल्ट and 36 electron volt, then which is more stable? अब सुनना, X का बाइंडिंग एनर्जी बेटा, X का बाइंडिंग एनर्जी है 24 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। नहीं रुको 6 कर देता हूं इसको, 6 4x6 6y12, ठीक है 24 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 624, हाँ ठीक है। देन विच इज मोर स्टेबल? तो ज्यादा स्टेबल कौन है? अब साहब ध्यान से देखिए, अब एग्जांपल देखिएगा। x का जो बाइंडिंग एनर्जी है वो है आपका 24 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। पढ़िए, 4x6 and 6y12 having binding energy x and y are having binding energy of x and y are 24 and 36 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। देन विच इज मोर स्टेबल? ज्यादा स्टेबल कौन है? सर x का बाइंडिंग एनर्जी है 24 एंड y का बाइंडिंग एनर्जी 36, तो सर y ज्यादा स्टेबल हुआ क्योंकि y की बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा है। लेकिन सिर्फ बाइंडिंग एनर्जी देखने से नहीं होगा। मान लीजिए इसके एक न्यूक्लियस को मैं तोड़ना चाहता हूं, एक न्यूक्लियॉन्स को हटाना चाहता हूं, एक प्रोटॉन या न्यूट्रॉन को निकालना चाहता हूं, तो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन ऑफ x कितना आ जाएगा? तो टोटल बाइंडिंग एनर्जी है 24, टोटल तोड़ने में 24 चाहिए और टोटल न्यूक्लियन है 6, तो एक न्यूक्लियस को तोड़ने में जो एवरेज बाइंडिंग एनर्जी आएगा वो 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट आएगा। मानता है कि नहीं मानता ये बात? हाँ। और अगर मैं y का देखूं, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियन से डिवाइड कर दिया y के लिए, तो ये आ जाएगा बेटा 36/12 इज इक्वल टू 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। है ना मजेदार सवाल? तो बच्चे गलती क्या करते हैं कि बाइंडिंग एनर्जी देखा, बोल दे ये ज्यादा स्टेबल है। तो स्टेबिलिटी को कौन रिप्रेजेंट करता है? बाइंडिंग एनर्जी की बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। जोरदार जवाब दीजिएगा, मजा आ गया तो बताइए। अब एक्स एंड वाई न्यूक्लियाई दे दिया, एक की बाइंडिंग एनर्जी है 24, दूसरे की है 36, कौन ज्यादा स्टेबल? देख के लग रहा है वाई ज्यादा स्टेबल होगा, लेकिन एक एक न्यूक्लियंस को तोड़ने में जो एनर्जी चाहिए वो एक्स की चाहिए। X is more stable. Why X is more stable? Because sir X is more stable because एक न्यूक्लियन को तोड़ने में 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट चाहिए और एक न्यूक्लियन को तोड़ने में सिर्फ 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट चाहिए। स्टेबिलिटी को कौन रिप्रेजेंट करता है? बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि हमें इस बात का फील आ जाए, बेटा, बहुत जरूरी है ये बात। समझ आया बाइंडिंग एनर्जी का कंसेप्ट। अब यहां पे आप कह रहे हो कि एक्स की बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा है, मतलब ज्यादा स्टेबल कौन है? एक्स ज्यादा स्टेबल है। अच्छा, एक्स ज्यादा स्टेबल है वो समझ में आ गया, एक्स इज मोर स्टेबल देन वाई, एक्स इज मोर स्टेबल ये समझ में आ गया।
इसका मतलब एक्स के पास एनर्जी ज्यादा है ना, एक्स की बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा है, एक्स की बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ज्यादा है, मतलब एक्स के पास ज्यादा एनर्जी है, एक्स के पास एनर्जी ज्यादा है ना, क्योंकि एक्स की बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ज्यादा है, मतलब एक्स के पास ज्यादा एनर्जी है, हाँ या ना। एक्स की बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ज्यादा है, मतलब एक्स की ज्यादा एनर्जी है, हाँ या ना, हाँ या ना या हाँ, बोल बोल मुन्ना, का बोलना चाहता है, हाँ या ना। हाँ या ना, ना। भावेश जोशी का जवाब है ना, सॉरी हाँ। अनिकेत, ऋषि, सबका जवाब है ना ना ना। यस, binding energy is not a energy which is stored in the nuclei. No, 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 no. Binding energy is some energy which is required to break the nuclei into its nucleons. If any nuclei have टू नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, तो कितनी एनर्जी मुझे चाहिए होगा इसको तोड़ने के लिए, अलग अलग तोड़ने के लिए, उसको हम कहते हैं बाइंडिंग एनर्जी। बाइंडिंग एनर्जी किसी न्यूक्लियस के पास होता नहीं है। 99% बच्चा जब पहली बार पढ़ता है तो यही समझता है कि बाइंडिंग एनर्जी न्यूक्लियस के पास होता है ना, वो तो एक्सटर्नल एनर्जी है जो हमें चाहिए तोड़ने के लिए। इफ mp and mn denoted the mass of the nuclei of this and proton and neutron respectively in this, and binding energy and b represent its binding energy in AMEB, then बताओ कौन सा रिलेशन सही है। तो बेटा बाइंडिंग एनर्जी इज इक्वल टू होता है पहले मास जेड इंटू मास ऑफ प्रोटॉन प्लस ए माइनस जेड इंटू मास ऑफ न्यूट्रॉन माइनस मास ऑफ न्यूक्लियॉन्स इंटू सी स्क्वायर, ये होता है। तो इसको नीचे ले आओगे, इसको क्या करोगे, नीचे ले आओगे बटा सी स्क्वायर, तो बी बाई सी स्क्वायर रहेगा, और उधर ले गया मास ऑफ न्यूक्लियस किधर ले, बाइंडिंग एनर्जी को उधर ले गया। सी इज योर करेक्ट आंसर। तो बड़ा सोच समझ के इसका जवाब देना। ये 2008 और 2004 दो बार पूछा है। फिर मास कहां गया एक्स्ट्रा आया हुआ, सवाल थोड़ा और सोच के पूछ, क्या पूछना चाहता है। फिर मास कहां गया एक्स्ट्रा आया हुआ, जो एनर्जी हमने दिया उससे मास बना, मास कहां गया, प्रोटॉन न्यूट्रॉन में मास आया ना, जब हमने मास मेजर किया इंडिविजुअल प्रोटॉन न्यूट्रॉन का ज्यादा था, ये तो समझाया। भाई साहब मुश्किल है चीजें, लेकिन उसके हिसाब से तेरा दिमाग और ज्यादा कमजोर है। न्यूट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन प्रोटॉन, ये है, और ये है न्यूक्लियस के अंदर 1 2 3 4 5 6 ना, 6 करना है, देख 1 2 3 1 2 3, चलो ठीक रहा थोड़ा सा, ये करना। तो ज्यादा जल्दी क्यों करते हो, इसमें जल्दी क्या किया मैंने बेटा। पर मास कैसे बढ़ा सर, काजल कहना सर मास कैसे बढ़ा। चल फिर से बता देता हूं, कोई बात नहीं। बाइंडिंग एनर्जी समझ, केमिस्ट्री में नहीं पढ़ी थी क्या, प्रोटॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन प्रोटॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन 3, ऐसा कुछ है बेटा। जब इसे इंडिविजुअल में टूटेगा, न्यूट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन में, तो आज बहुत स्लो पढ़ाया बेटा, तो बहुत ही ज्यादा स्लो पढ़ाया आज। तो कितना स्लो पढ़ाया मैंने। सी स्क्वायर को क्यों ला रहे हो, मास डिफेक्ट अरे दादा, अरे दादा 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 दादा, सी स्क्वायर को इसलिए ला रहा हूं क्योंकि किसी भी एम मास के पास रेस्ट मास जो एनर्जी होती है एम इंटू सी स्क्वायर होती है, ये एनर्जी होती है, इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर, ये मास एनर्जी रिलेशन है। तो अब हमने क्या किया कि मान लो एक न्यूक्लियस था और उस न्यूक्लियस को हमने तोड़ के उसके इंडिविजुअल न्यूक्लियॉन्स में तोड़ दिया। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन है या इंडोथर्मिक। बेटा देवान साहू, क्या तुमने यूनिट एंड डायमेंशन जैसी कोई छोटी छोटी चीज पढ़ी है, छोटी छोटी चीज पढ़ी, यूनिट एंड डायमेंशन। मास को एनर्जी के बराबर तो नहीं लिख सकता, डायमेंशन भी तो कोई चीज होती है बेटा, मास एनर्जी इक्विवेलेंट रिलेशन है। ये एक्सोथर्मिक रिलेशन है या इंडोथर्मिक, पहले ये बताओ, एक्सोथर्मिक है या इंडोथर्मिक है। इंडोथर्मिक है। क्यों इंडोथर्मिक है, इंडोथर्मिक क्यों है,
क्योंकि सर इसको ना कुछ एनर्जी देनी पड़ेगी। ये टोटल मास ऑफ न्यूक्लियस है, एनयू लिख देता हूं, मास ऑफ न्यूक्लियस। कितना आराम से मैंने पढ़ाया था यार, आज सोचा था कि तुम्हें समझा दूंगा। ये मास ऑफ न्यूक्लियस है। कितने न्यूक्लियॉन्स है सर? 1 2 3 4 5 6 न्यूक्लियॉन्स है सर। इसको मैं तोड़ तोड़ के अलग अलग कर दिया। तोड़ने में तो मेहनत लगेगी ना बेटा। हाँ सर, तो एनर्जी दोगे, तो एनर्जी दिया मैंने, कुछ लगा लगा के इसको तोड़ के अलग अलग किया। कोई दूसरा प्रोटॉन न्यूट्रॉन नहीं, इसी के न्यूट्रॉन 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 प्रोटॉन को अलग अलग कर दिया। और जब इसके टोटल मास हमने देखे, z टाइम्स ऑफ मास ऑफ प्रोटॉन प्लस a माइनस z टाइम्स ऑफ मास ऑफ न्यूट्रॉन, ऐसे लिखते हैं बेटा। टोटल प्रोटॉन z है और टोटल मास नंबर a है, तो न्यूट्रॉन हो जाएगा a माइनस z। जब मैंने इस मास को देखा बेटा, इस मास को देखा, तो ये वाला मास इसके मास से ज्यादा था। तो मास कहां से बढ़ गया? अचानक से कहां से बढ़ गया मास? कहां से आया मास? मास आया जो हमने एनर्जी इसको दी थी, एनर्जी जो इसको हमने दी थी वही इसके मास में कन्वर्ट हुआ। तो एनर्जी हमने दिया और जो मास डिफेक्ट आया उसको हम कहते हैं डेल्टा एम। डेल्टा एम होता है मास ऑफ इंडिविजुअल न्यूक्लियॉन्स, मास ऑफ प्रोटॉन प्लस a माइनस जेड इंटू मास ऑफ न्यूट्रॉन। इसका जवाब नहीं मिल पा रहा कि मास बढ़ा कैसे, इसका जवाब हमें नहीं मिल पा रहा था कि मास का जो डिफेक्ट आया वो आखिर आया कैसे। तो बहुत सोचने के बाद यह समझ में आया कि मास का डिफेक्ट इसलिए आया कि जो हम एनर्जी लगाया तोड़ने में, उसका कुछ एनर्जी मास में कन्वर्ट हो गया, इसलिए इसका मास बढ़ गया। और उसी दिए गए एनर्जी को तोड़ने के लिए जो जरूरत होती है, वो देखो इतना मास एक्स्ट्रा बढ़ा, तो एक्स्ट्रा मास जो बढ़ा वो डेल्टा एम, और उस मास के कॉरस्पॉन्डिंग जो एनर्जी दी होगी मास एनर्जी रिलेशन से, वो जाएगा डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर। अब समझ में आया कि नहीं आया बताओ? अगर समझ में आ गया तो जोरदार आग लगा दो कमेंट बॉक्स में, फटाफट थम्स अप करके बता दो। ठीक है, अब अगर नहीं आया ना तो छोड़ दे बेटा, अब तेरे बस की बात नहीं है। क्रिस्टल क्लियर? बहुत बढ़िया। मोहित गुप्ता कह रहे बहुत जोरदार समझ में आ गया, घुस गया मेरे अंदर सर। बहुत बढ़िया, घुसना ही चाहिए, उद्देश्य भी यही था कि घुस जाए एकदम, उसको बाहर निकलने मत देना आप। बहुत बढ़िया। अब सुन मेरी बात ध्यान से, अब सुन मेरी बात ध्यान से। हाउ डज बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन वेरी विथ इंक्रीज इन द मास नंबर? इसका अब हम ग्राफ बनाते हैं। इसका क्या बनाते हैं? ग्राफ बनाते हैं न्यूक्लियर स्टेबिलिटी का। न्यूक्लियर स्टेबिलिटी का अब देख, अगर तुम्हें नहीं समझ आया होगा और तू सामने कमेंट बॉक्स में देख पा रहा है जहां पे हजारों बच्चे, 10-20 हजार बच्चे लिख रहे क्रिस्टल क्लियर, मजा आ गया, जोरदार, ब्रेन में सेट हो गया, आग लगा दिया, थम्स अप कर दिया, लव यू सर, सब कुछ लिख रहे बच्चे, और तू अकेला नहीं समझ आया। मतलब अब गलती किसकी है? जोरदार समझ में आया, मस्त मजा आ गया, जोरदार एकदम, अब गलती किसकी है बता? सर आपकी। अगर मेरी गलती होगी तो इतने बच्चों को कैसे समझ में आ जाता? तो सर हमारी होगी। तुम्हारी है बेटा, थोड़ा एफर्ट्स ज्यादा लगा। अगर 90% बच्चों को समझ आ गया, 99 को समझ आ गया, तुम्हें नहीं आया, तो इसमें गलती तुम्हारी है। इसमें क्या करना चाहिए? कमेंट करना छोड़ के बातों पे ध्यान दो, सोचो, है ना? अगर मैं नहीं समझा पाता तो इन बच्चों को कैसे आ जाता? बोलो। न्यूक्लियर स्टेबिलिटी ध्यान से देखिएगा। यहां पे बेटा हम ग्राफ बनाते हैं बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, क्योंकि वैसे भी बाइंडिंग एनर्जी टोटल न्यूक्लियस का हम देख के पता कर ही नहीं सकते, क्योंकि हर न्यूक्लियस में थोड़ी थोड़ी अलग अलग एनर्जी होती है। हर न्यूक्लियस के टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियंस अलग अलग होते हैं, इसलिए हमने यहां पे निकाला है बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियंस वर्सेस नंबर ऑफ न्यूक्लियंस। जब इसका हमने ग्राफ बनाया ना तो बड़ा अजीब सा ग्राफ बना। अजीब सा कैसे? देखिए आपको दिखेगा अजीब सा ग्राफ कैसे बना, आपको दिखेगा यहां पे बड़ा अजीब सा ग्राफ बना। देखिएगा ऐसा कुछ ग्राफ बना सर। मतलब जैसे जैसे मास नंबर बढ़ाते हैं बहुत शार्पली बाइंडिंग एनर्जी बढ़ जाती है। हां, शार्पली बाइंडिंग एनर्जी बढ़ जाती है, और अचानक से बाइंडिंग एनर्जी एक पीक पे जाता है और उसके बाद कांस्टेंट हो जाता है। उसके बाद कांस्टेंट हो जाता है। ऐसा एक्सपेरिमेंटल ग्राफ बना। यहां पे मास नंबर है 30, यहां पे मास नंबर है 0। मास नंबर 0 का तो कोई न्यूक्लियस होगा नहीं। मास नंबर 1 2 3 ऐसे हमने ग्राफ आगे बनाया। तो जब ये ग्राफ हमने बनाया, जो ग्राफ हमने ये बनाया,
तो जैसे ही हमने मास नंबर 0 से 30 तक ले गया, मास नंबर 0 से 30 तक ले गया, तो अचानक से बाइंडिंग एनर्जी बहुत शार्पली बढ़ गया, बहुत शार्पली, बहुत तेजी से। बहुत तेजी से, देखो, बहुत तेजी से, बहुत तेजी से। और उसके बाद बाइंडिंग एनर्जी कांस्टेंट हो गया। उसके बाद बाइंडिंग एनर्जी क्या हो गया? कांस्टेंट हो गया। और जब हायर मास नंबर पे हम जाते गए, हायर मास नंबर पे जाते गए, तो ये बाइंडिंग एनर्जी ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहा, लगभग मास नंबर 170 तक। और उसके बाद बाइंडिंग एनर्जी धीरे धीरे डिक्रीज होने लगा, क्योंकि न्यूक्लियस तो बहुत सारे होंगे। न्यूक्लियस तो बहुत सारे होंगे। सर ये ग्राफ कैसे पता चला? सपने में आया था क्या आपको? नहीं, बहुत सारे साइंटिस्टों ने मिलकर अलग अलग न्यूक्लियस का बाइंडिंग एनर्जी निकाला, पर न्यूक्लियन से उसको डिवाइड कर दिया, तो यह बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियंस। तो उसका जब ग्राफ बनाया तो इस तरह का ग्राफ है। सर ये ऐसा सीरी क्यों था? क्योंकि यहां पे 2He4 ज्यादा स्टेबल था लिथियम के कंपेयर में। समझ में आया कि नहीं है? लिथियम के कंपेयर में ये 6C12 ज्यादा स्टेबल था, ऑक्सीजन ज्यादा स्टेबल था। और यहां पे जो पीक मिला, कहीं पे यहां पे जो पीक मिला वो मिला आपका 56 Fe के कॉरस्पॉन्डिंग। मतलब सबसे ज्यादा जो बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियंस होता है वो Fe का होता है, और उसकी वैल्यू एग्जैक्टली होती है बेटा 8.7 MeV। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियंस इज मैक्सिमम फॉर Fe 56, that is equal to 8.7 MeV पर न्यूक्लियन। एक एक न्यूक्लियंस को तोड़ने के लिए इतनी बाइंडिंग एनर्जी की जरूरत थी। समझ में आया कि नहीं है? समझ में आया कि नहीं है? हायर मास नंबर पे हायर बाइंडिंग एनर्जी होनी चाहिए थी। क्यों होनी चाहिए थी हायर मास नंबर पे हायर बाइंडिंग एनर्जी? ये तो भैया हमने एक्सपेरिमेंटली देखा कि पहले मास नंबर बढ़ाने से बाइंडिंग एनर्जी बहुत बढ़ गया अचानक से। मतलब न्यूक्लियाई which have mass number great less than 30 and mass number greater than 170 are unstable, comparatively unstable. But nuclei which have mass number greater than 30 and less than 170 are stable. But most stable is Fe. लेकिन सबसे ज्यादा जो स्टेबल था ना वो Fe था। जो सबसे ज्यादा स्टेबल था वो Fe था। और यहां पे हम देखते हैं एवरेज बाइंडिंग एनर्जी, अगर सारे न्यूक्लियंस का हम निकाल के देखें एवरेज बाइंडिंग एनर्जी, क्योंकि ज्यादातर न्यूक्लियंस यहीं पे होगा ना। देखो ये नंबर ऑफ न्यूक्लियंस है बेटा A है, और ये उसकी बाइंडिंग एनर्जी की वैल्यू हमने प्लॉट की है। तो एवरेज बाइंडिंग एनर्जी एक बार नीट में पूछ लिया था कि एवरेज बाइंडिंग एनर्जी का ऑर्डर क्या है, तो एवरेज बाइंडिंग एनर्जी कुछ 8 MeV के ऑर्डर में आएगा। कैसे? तो देखो ये बेटा एग्जैक्टली 8.7 है, ये 8.6 है, ये कुछ कम है ना। देखो ये 8.7, 8.5, ये कुछ 7 पॉइंट समथिंग यहां पे कम है, लेकिन ज्यादा नंबर ऑफ मास नंबर ऑफ न्यूक्लियंस तो यहां पे ज्यादा, न्यूक्लियाई तो यहां से यहां के बीच है, 30 से 170 के बीच है। तो एवरेज बाइंडिंग एनर्जी की जो वैल्यू आती है ऑन एन एवरेज का मतलब है सारे न्यूक्लियाई का एवरेज अगर निकाला जाए, सारे न्यूक्लियाई का एवरेज निकाला जाए तो ये आता है। अच्छा, ये पूरा देख के अगर मैं तुमसे एक कॉमन सेंस का सवाल पूछूं कि सबसे ज्यादा कौन सा न्यूक्लियाई अपने जीवन में खुश होगा, कौन सा न्यूक्लियाई अपने जीवन में सबसे ज्यादा खुश होगा? सबसे ज्यादा खुश होने का मतलब, सबसे ज्यादा खुश होने का मतलब कौन? ज्यादा खुश कौन होता है? जो स्टेबल होता है। जो अनस्टेबल होता है खुश थोड़ी नहीं रहता है। अनस्टेबल का मतलब क्या है? अनस्टेबल का मतलब है उसको कम एनर्जी देके आप तोड़ सकते हो, तो कोई भी उसको तोड़ के चला जाएगा। जो जितना ज्यादा स्टेबल है उतना ज्यादा खुश होगा अपने जीवन में। तो कौन से न्यूक्लियाई अपने जीवन में ज्यादा खुश होंगे? कौन से न्यूक्लियाई अपने जीवन में ज्यादा खुश होंगे? तो सर सबसे ज्यादा खुश होगा वो तो Fe होगा। और वैसे भी इनका
देखोगे ध्यान से तो यहां से यहां तक ऑलमोस्ट बाइंडिंग एनर्जी कांस्टेंट रीजन में है। तो वैसे न्यूक्लियाई जो 30 से लेके 170 के बीच में है वो लगभग लगभग स्टेबिलिटी के पोर्शन में आते हैं, वो ज्यादा खुश होंगे अपने जीवन से। हां, तो बेटा ध्यान से सुनना, ये कौन सी न्यूक्लियाई है सर? जिसका मास नंबर 30 से कम है, मतलब छोटा न्यूक्लियाई है। ये सर मीडियम साइज का है और ये सर ये बड़े साइज का है। तो जिस न्यूक्लियाई का साइज बड़ा हो जाता है ना, हां सर, वो अपने जीवन में खुश नहीं रहता। और जिसका साइज बहुत छोटा होता है वो भी अपने जीवन में खुश नहीं रहता। मतलब जिसका साइज बहुत छोटा है वो भी खुश नहीं है, जिसका साइज बहुत बड़ा है वो भी खुश नहीं है। जिसका साइज बहुत छोटा है ना, वो चाहता है कि उसका साइज बढ़ जाए। इसीलिए तो दो छोटे छोटे न्यूक्लियॉन्स मिलके बड़े न्यूक्लियॉन्स बनाने की कोशिश करते हैं। इसी प्रोसेस को हम कहते हैं बेटा फ्यूजन, जुड़ना, जिसको हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे। और जिसका साइज बड़ा है वो चाहता है कि टूट के दो छोटे न्यूक्लियॉन्स में कन्वर्ट हो जाए। ये टूटना चाहता है, जो छोटे न्यूक्लियस में कन्वर्ट हो जाए, इसको कहते हैं फीजन। इसको हम कहते हैं फीजन। मीन साइज मैटर्स। यस, साइज मैटर्स वेरी मच। जिसका साइज छोटा वो भी परेशान है, काश मेरा न्यूक्लियस का साइज बड़ा होता। जिसका साइज बड़ा है वो भी परेशान है, काश मेरा साइज छोटा होता। परेशान दोनों हैं, परेशान दोनों हैं। अब इसका रीजन भी समझाता हूं। साइज जब बढ़ जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है न्यूक्लियस दूर चले जाएंगे, और न्यूक्लियस जब दूर चले जाएंगे तो उनके बीच की न्यूक्लियर फोर्स कम हो जाएगी, और न्यूक्लियर फोर्स कम हो जाएगी तो अनस्टेबल हो जाएंगे। तो साइज बड़ा होना भी खतरनाक है। बहुत समस्या आती है बड़े साइज में। बड़ा साइज होने से बहुत दिक्कत है। और साइज बहुत छोटे में क्या दिक्कत है? बहुत छोटे में नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स कम है। अब जितने नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स कम होंगे वो उतने कम फोर्स लगा पाएंगे। तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स तो लगाने के लिए बचा ही नहीं ना, चाहिए ना भाई, दो चार पकड़े एक दूसरे को चिपके तब तो लगाएगा। हाँ सर, इसमें तो है ही नहीं। 2 3 4 5 6 7 हैं, मास नंबर 30 से पहले पहले कितने हैं? 10 20 है। तो सर क्या ही चिपक लेंगे ये। तो यहां पे न्यूक्लियर फोर्स और कम हो गया, नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स कम होने की वजह से। इसीलिए भाई साहब पेशेंस लूज क्यों करते हो? जो कहता हूं उसको ध्यान से थोड़ा सा सुन लो, मजा आएगा फिर। इसीलिए मीडियम साइज के जो न्यूक्लियॉन्स होते हैं वो ज्यादा स्टेबल होते हैं। मीडियम साइज के न्यूक्लियॉन्स ये खुश रहते हैं, ये कोई रिएक्शन नहीं करते, ये जीवन में स्टेबल पड़े रहते हैं, ये आराम से पड़े रहते हैं। ओके चिल ब्रो। लेकिन ये जो है ये परेशान रहता है जीवन में। अब जैसे ही मौका मिले ना, दो हिस्से में टूट के इसके बीच आना चाहता है। इसलिए बड़े हेवी न्यूक्लियॉन्स का होता है फीजन, टूट के दो छोटे छोटे न्यूक्लियॉन्स में आ जाते हैं। और जैसे ही टूट के आ जाते हैं तो देखो बेटा ये छोटे छोटे न्यूक्लियॉन्स में आ जाएंगे तो इसकी बाइंडिंग एनर्जी यहां पे कम है ना। देखो यहां पे बाइंडिंग एनर्जी कम है और हायर बाइंडिंग एनर्जी की तरफ चला गया, मतलब स्टेबिलिटी की तरफ गया। और कोई भी चीज जब स्टेबिलिटी की तरफ जाती है तो एनर्जी रिलीज करता है। कोई भी चीज जब स्टेबिलिटी की तरफ जाती है तो क्या करता है? एनर्जी रिलीज करता है। तो यहां फ्यूजन में भी एनर्जी रिलीज होगा और फ्यूजन में भी एनर्जी रिलीज होगा। ये चीज हम पढ़ेंगे अभी, घबराइए नहीं। तो सर इसका मतलब किसी एक न्यूक्लियाई का बाइंडिंग एनर्जी पहले कम है और टूट के ज्यादा बाइंडिंग एनर्जी की तरफ चला गया तो एनर्जी रिलीज करेगा कि एब्जॉर्ब करेगा? एनर्जी रिलीज करेगा कि एब्जॉर्ब करेगा? सोचो। अरे भाई तुमने 11th और 12th पूरा पढ़ा है, एक बात बताओ, अगर मैं इस मार्कर को छोड़ दूं तो इसकी एनर्जी बढ़ती है कि घट? अच्छा, नीचे क्यों जाती है? सर स्टेबिलिटी के लिए। कोई भी चीज यूनिवर्स में, लिविंग और नॉन लिविंग थिंग, चाहता है कि वो स्टेबल हो जीवन में, और स्टेबिलिटी को बढ़ाने के लिए एनर्जी कम करता है वो। सर अगर एनर्जी बढ़ा ले तो क्या होगा? अनस्टेबल। हाँ अनस्टेबल। एनर्जी बढ़ जाती किसी चीज की तो अनस्टेबल। एक एमपीपीएमटी में बहुत जोरदार सवाल पूछा था। एक पानी रख दिया और बोला कि यहां पे एयर बबल है, और एयर बबल अपने आप ऊपर जा रहा। एयर बबल अपने आप ऊपर जा रहा, तो बोला कि इसका पोटेंशियल एनर्जी बताओ। कम हो रही? सर एयर बबल ऊपर जा रहा, ऊपर जाने पे पोटेंशियल बढ़ती, कम हो रही।
ऐसे तुमने सवाल इलेक्ट्रोस्टैट में किए होंगे कि मान लो एक प्लस चार्ज है और एक माइनस चार्ज है आर डिस्टेंस पे, अगर मैंने इसके डिस्टेंस को डबल कर दिया तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ा कि घटा, बताओ। पोटेंशियल एनर्जी बढ़ा कि घटाओ, बताओ। बढ़ गया। सर ऐसे देख के कैसे बता दोगे? पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला लिखना होगा। सुनो, और कहीं कॉपी कलम है तो वहां पे लिख लो, लिविंग और नॉन लिविंग थिंग, नेचुरली कोई भी काम अपने आप हो रहा है तो उसमें पोटेंशियल एनर्जी कम होता है, और किसी काम को करना पड़े उसमें पोटेंशियल एनर्जी बढ़ जाता है। यहां पे लिखने की जरूरत नहीं है, कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। ऐसे सवाल इलेक्ट्रोस्टैट में खूब करे होंगे आपने। एक बात बताओ, प्लस माइनस क्या चाहता है? सर चिपकना। तो नेचुरली चिपकना चाहता है। जब वो आराम से चिपकेगा ना तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी कम होगी, और जब वो दूर जाएगा ना तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी। कई बच्चे डिक्रीज डिक्रीज लिख गए। ये वही बच्चा जिसको पहले नहीं समझ में आ रहा था, तुम्हें कुछ नहीं समझ आया आज तक। एक बच्चा फॉर्मूला लिख ला के क्यों भाई यार, नहीं नहीं। सुन ध्यान से बताता हूं, ऐसे भी सवाल तुमने किए होंगे कि मान लो कोई निगेटिव चार्ज है, ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन से आ रहा है, ऐसे सुन बताता हूं, और यहां पे कोई मैंने पॉइंट ले लिया या कोई पॉजिटिव चार्ज यहां रख दिया ए पर, और उस पॉजिटिव चार्ज को उठा के बी पे रख दिया, तो बताओ ए से बी तक जाने में पॉजिटिव चार्ज का पोटेंशियल एनर्जी बढ़ा कि घटा? एक बात बताओ, पॉजिटिव चार्ज को छोड़ देगा तो कहां जाएगा? सर अपने आप जाएगा। तो अपने आप जब भी जाता है ना तो पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होता है। ले, जो भी काम, फिर से बोलिए, हम फिर से बोल रहे हैं बेटा, ध्यान से सुनिएगा। निगेटिव है इसलिए इंक्रीज होगा। प्रदीप नहीं नहीं नहीं, कोई बात नहीं, ध्यान से सुन, ध्यान से सुन, मैं फिर से बोल रहा हूं। कोई भी चैप्टर में कुछ भी अगर अपने आप हो रहा, मतलब नेचुरली वो हो रहा, वैसा हो जाता, अपने आप, तुम छोड़ दो, देखो अपने आप हो रहा कि नहीं हो रहा। अपने आप हो रहा तो पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होगी, अपने आप हो रहा तो पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज होगी, और तुम्हें करना पड़े तो पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होगी। क्योंकि कोई भी लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स, कोई भी लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स अपनी स्टेबिलिटी को बढ़ाने के लिए नेचुरली पोटेंशियल एनर्जी कम करता है। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला का साइन निगेटिव है, डिस्टेंस इंक्रीज हो रहा है। भाई साहब बहुत अखंड मजदूरी वे, अखंड मजदूरी। चल यहां देख, एक माइनस चार्ज था, एक प्लस चार्ज था आर डिस्टेंस पे, है ना। इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी कुछ यू आई है। अब मैं बोल रहा हूं ये माइनस चार्ज और प्लस चार्ज टू आर डिस्टेंस पे चला गया, पोटेंशियल एनर्जी फाइनल है। कौन सी पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होगी? तो ऐसे सोच, ऐसे सोच। पहले ये था, ये अपने आप होगा कि हमें करना पड़ेगा? हमें करना पड़ेगा, करना पड़ेगा तो पोटेंशियल एनर्जी बढ़ेगी। सोचना बस, प्लस माइनस को मैं यहां से छोड़ देता हूं। तो ये दूर जाएंगे कि पास आएंगे? सर अपने आप तो पास आएंगे। तो अपने आप पास आएंगे तो पोटेंशियल एनर्जी कम होगी। दूर जाना, तुम तो दूर ले गए, तो दूर तो ले जाना पड़ेगा, पकड़ के ले जाना पड़ेगा, तो पोटेंशियल एनर्जी की बढ़ जाएगी। बताओ मजा आया कि नहीं है? एकदम बताइए मजा आया कि नहीं है? तो देखो बेटा, कोई भी चीज नेचुरली अपनी स्टेबिलिटी को बढ़ाने के लिए एनर्जी रिलीज करता है। तो कहीं भी स्टेबिलिटी बढ़ता है तो एनर्जी रिलीज करता है। एनर्जी रिलीजेस व्हेन स्टेबिलिटी इंक्रीजेस, एनर्जी रिलीजेस व्हेन स्टेबिलिटी इंक्रीजेस। एनर्जी released when stability increases. स्टेबिलिटी इंक्रीजेस, ये बात याद रखिएगा। ये बात क्या रखना है आपको? याद रखना, ठीक है साहब। चलिए अब देखिए, हाउ डज द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन्स वेरी विद द इंक्रीजेस इन द नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स? तो नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स बढ़ाने से पहले बाइंडिंग एनर्जी तो बढ़ती है। पहले बाइंडिंग, अतुल तिवारी फॉर्मूला गलत नहीं है, फॉर्मूला से भी वही आंसर आएगा। भाई साहब बहुत घनघोर हो बे, बहुत ही ज्यादा घनघोर हो। देखिए इधर, पहले तो बाइंडिंग एनर्जी इंक्रीज होती है, फिर कांस्टेंट हो जाती है, फिर डिक्रीज होती है। कभी कभी तुम्हें ऐसा भी ग्राफ बना हुआ दिखाई देगा, है ना, तो वो स्मूथ ग्राफ बना लेते हैं, यहां पे वेरिएशन को नहीं दिखाते, कोई बात नहीं। डिक्रीजेस कंटिन्यूसली गलत हो गया, फर्स्ट डिक्रीजेस नहीं, फर्स्ट इंक्रीजेस देन डिक्रीजेस विद इंक्रीज इन मास नंबर। यस, सी इज योर करेक्ट आंसर। देखो बेटा, पहले इंक्रीज हुआ, फिर थोड़ी देर तक कांस्टेंट रहेगा, फिर धीरे धीरे देखो डिक्रीज हो गया। सी इज योर करेक्ट आंसर। नीट 2013 का सवाल है, सी इज योर करेक्ट आंसर। फील आया पूरा, एकदम समझ आया?
चलिए आगे देखते हैं। द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन इज मैक्सिमम इन अ केस ऑफ, 2005 का सवाल है। बाइंडिंग एनर्जी मैक्सिमम किसका होता है? बी Fe 56 का, 26 Fe का बाइंडिंग एनर्जी सबसे ज्यादा होता है। क्या आंसर हो जाएगा बेटा? बी आंसर हो जाएगा। ठीक है। द एवरेज बाइंडिंग एनर्जी ऑफ अ न्यूक्लियॉन्स इनसाइड एन एटॉमिक न्यूक्लियस इज अबाउट, एवरेज बाइंडिंग एनर्जी, एवरेज बाइंडिंग एनर्जी। तो वैसे भी बाइंडिंग एनर्जी को हम एमईवी के ऑर्डर में मेजर करते हैं, तो बेटा जूल में तो होगा नहीं, इलेक्ट्रॉन वोल्ट में है नहीं, अर्ग कहां से आ गया? 8 MeV। अगर आपको यूनिट भी ध्यान है तो इस सवाल का जवाब आप सही लिख सकते हैं। अगर यूनिट भी ध्यान है तो इस सवाल का जवाब आप सही लिख सकते हैं। ए इज योर करेक्ट आंसर। अब नीट 2013 में कैलकुलेशन बेस्ड सवाल भी यहां से आते हैं। कैलकुलेशन बेस्ड सवाल कैसे पूछे जाते हैं आइए देखते हैं। अ सर्टेन मास ऑफ हाइड्रोजन इज चेंज टू अ हीलियम बाय द प्रोसेस ऑफ फ्यूजन। द मास डिफेक्ट इन दिस फ्यूजन रिएक्शन इज दिस, ये रहा मास डिफेक्ट। यू मतलब एटॉमिक मास यूनिट। देन एनर्जी लिबरेटेड पर न्यूक्लियस इज, पर न्यूक्लियॉन्स इज, अच्छा एनर्जी लिबरेटेड पर न्यूक्लियॉन्स इज। ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। हमने अभी सीखा जो एनर्जी देना पड़ता है तोड़ने के लिए वो होता है डेल्टा एम इंटू सी स्क्वायर के बराबर, ये होता है। सर ये तो एनर्जी रिलीज की बात कर रहा है। हाँ बेटा, अगर उल्टा रिएक्शन हो, उल्टा रिएक्शन का मतलब अलग अलग प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, इसको अगर मैं मिला के एक न्यूक्लियॉन्स बना दूं, क्या बना दूं बेटा? न्यूक्लियॉन्स बना दूं, तो ये कैसा रिएक्शन होगा बताइए एक बार? ये एंडोथर्मिक रिएक्शन होगा, सॉरी एक्सोथर्मिक रिएक्शन होगा। इसमें एनर्जी क्या होगी? इसमें एनर्जी क्या होगी? रिलीज्ड होगी, रिलीज्ड होगी। इसमें एनर्जी रिलीज साहब कैसे होगी? तो एक बात बताइए, जब ये बाहर थे तो इसके मास क्या था? ज्यादा। जब ये बाहर था तो इसका मास क्या था? इंडिविजुअल मास प्रोटॉन न्यूट्रॉन का ज्यादा होता है। जब ये बाहर थे तो मास ज्यादा था, जब ये अंदर चले गए तो मास बढ़ गया। जब ये अंदर चले गए तो मास बढ़ गया। ये तो गजब हो गया सर। सॉरी, अंदर चले गए तो मास कम हो गया। आई एम सॉरी, गलत बोल गया मैं। जब अंदर चले गए तो मास कम हो गया। सर मास गया कहां? पहले बाहर थे तो इसका मास इंडिविजुअल प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का टोटल मास ज्यादा होता है न्यूक्लियस के मास से। यही तो सिखाया है कि जब अकेला बाहर घूम रहे होते हैं तो उनके मास का सम उसी प्रोटॉन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन से मिलकर जो न्यूक्लियस बनता है उसका मास कम होता है। तो मास गए कहां? सॉरी, मास कम कैसे हो गया? कहां गया मास? तो मास एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। जो यहां पे डेल्टा एम आएगा वो एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। तो ये डेल्टा एम आया है, तो ये डेल्टा एम कितना है? ये 0.02866 इंटू एएमयू। और जानते हो एटॉमिक मास यूनिट इंटू सी स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है? ये मैंने बताया था 931.5, 931.5। तो ये हो गया तुम्हारा 0.02866 इंटू 931.5 MeV। इसको मल्टीप्लाई कर दो, या अगर टोटल बाइंडिंग एनर्जी, लेकिन तुमसे पूछा एनर्जी लिबरेटेड पर न्यूक्लियॉन्स, टोटल एनर्जी लिबरेटेड नहीं पूछा है, पर न्यूक्लियॉन्स पूछा है। मास रिलीज्ड एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। मास रिलीज नहीं बेटा, मास डिक्रीज्ड। जो मास डिफेक्ट आया वो एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। मास डिफेक्ट आया वो एनर्जी में कन्वर्ट हो गया। तो ये आएगा कुछ, तुम्हारा मल्टीप्लाई करो, ये आएगा कुछ 26.7 MeV, और उसको तुम डिवाइड कर दो किससे? उसको तुम डिवाइड कर दो, क्या था? हीलियम था, अच्छा 4 से। तो 4 से डिवाइड कर दोगे तो ये आ जाएगा कुछ तुम्हारा 6.675, ये आएगा आंसर 6.675 MeV। क्या आपका आंसर ए आ रहा था? 6.65 MeV, क्योंकि ये आपसे बाइंडिंग एनर्जी पूछा ही नहीं है, ये आपसे पूछा एनर्जी रिलेटेड पर न्यूक्लियॉन्स। 931 आएगा, 931, 931, हाँ सॉरी 931, 931.5। यस यस, ओम प्रकाश इज ए। ऋचा सिंह का जवाब देख लेते, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। श्रेया ओझा ए, बहुत बढ़िया। सूरज 931.5, यस 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 931.5, अप्रोक्सीमेटली इतने के आसपास आ जाएगा। तो अपन कैलकुलेशन उस हिसाब से करते हैं ना। देखो, द मास ऑफ अ 3Li7 ऑफ न्यूक्लियस इज इतना,
अच्छा इतना नहीं, इतना लेस देन द सम ऑफ मासेस ऑफ ऑल इट्स न्यूक्लियॉन्स। अच्छा तो टोटल इसमें कितने न्यूक्लियॉन्स है? 7। 7 न्यूक्लियॉन का मास ऐड करके, 7 न्यूक्लियॉन्स का मास ऐड करके इसके न्यूक्लियस के मास से इतना ज्यादा है। मतलब न्यूक्लियॉन्स का मास ऐड करके न्यूक्लियस के मास से इतना ज्यादा है, मतलब न्यूक्लियस का मास इतना कम है। मतलब मास डिफेक्ट आपको दिया है, मास डिफेक्ट इज 0.042 U। ये दिस इज मास डिफेक्ट। ये क्या है बेटा? मास डिफेक्ट। क्या है बेटा? ये मास डिफेक्ट। अब हमें पूछा है द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन। तो सबसे पहली बात तो यह है कि मास डिफेक्ट इंटू CA² बाइंडिंग एनर्जी आएगा, बटा पर न्यूक्लियॉन्स यहां पे A से डिवाइड कर दो। तो 0.042 इंटू 931.5 MeV बटा टोटल डिवाइड कर दोगे कितने से? 7 से। तो ऊपर आ जाएगा तुम्हारा कुछ 6, 0.06। एक मिनट, यहां पे क्या आया था? हाँ उसी के आसपास आएगा कुछ। ये 0 पॉइंट क्या था यहां पे? 0.28। 26/4। ठीक है, ठीक, इसी के आसपास आएगा, उसी के आसपास आएगा। तो 23 MeV तो कहीं नहीं आ रहा, 46 MeV तो कहीं नहीं आ रहा, 3.9 MeV नहीं आएगा, 5.6 MeV के आसपास आएगा। देखो क्या आ रहा है, एक बार कैलकुलेटर से सॉल्व करो बेटा। ये तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा आपको। बी आ रहा क्या? हाँ बी आ रहा। मैंने तो कंपेयर करके देख लिया पिछले वाले सवाल से, क्योंकि डेटा लगभग पास पास थे तो आंसर भी पास आएगा। अच्छा दूसरी बात, एक और चीज मैं बताता हूं, एक और चीज बताता हूं, एक और चीज। जब इस तरह के सवाल सॉल्व कर रहे होंगे ना, तो सभी सवाल के जवाब सभी सवाल के जवाब 8 MeV के ऑर्डर में होगा। ये कैसे पता चला? ये ऐसे पता चला कि जब सवाल बनाते हैं ना, तो कभी भी तुम्हें ना इसका मास, हाइड्रोजन का मास, इलेक्ट्रॉन का मास, प्रोटॉन का मास, न्यूट्रॉन का मास याद नहीं रखना होता है आपको, याद नहीं रखना होता आपको। वो सब डेटा में देते हैं, और सवाल के डेटा में जो देते हैं वो वही देते हैं जो एक्चुअल में होता है। तो आंसर भी वही आएगा जो होता है। हां तो होता क्या है? बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन तो वही 8 MeV के ऑर्डर में होता है, तो आंसर भी 8 MeV के ऑर्डर में आना चाहिए। अब यहां देखो, ये तो जा ही नहीं सकता। 23 MeV, ये 46 MeV, ये सब कहां क्या आंसर दिया? पगला गया है का? हाँ 3.9 और 5.6 MeV में थोड़ा सा डाउट है। अब कौन सा है ये? क्या है ये आपका? हीलियम। तो हीलियम में तो 3.9 MeV कहां? ऊपर चला ही जाता है ग्राफ। तो पिछले वाले सवाल का भी देखोगे तुम, पिछले वाले सवाल देखो, 26 MeV कभी भी आंसर आ ही नहीं सकता। 13 MeV इन प्रैक्टिकल आंसर, ऐसा होता ही नहीं। देखो ये भी नहीं आ सकता, ये आंसर आया है। तो अगर एग्जाम में ऐसा सवाल पूछता है तो 2-3 ऑप्शन तो ऐसे ही कट गए। 1-2 MeV होगा नहीं, 1-2 MeV होगा नहीं, सही बात है यार, 1-2 MeV तो होगा नहीं। 8 MeV से ज्यादा आंसर हो ही नहीं सकता, तो आंसर ए है। ये नीट का सवाल है, देखो ये एग्जैक्टली नीट का सवाल है, नीट 2013 का सवाल है। बताओ जोरदार मजे आए कि नहीं? इस बात को नोटिस करना चाहिए था हमें, इस बात को नोटिस करना चाहिए था हमें। समझ आया कि नहीं है? ये तो देखो ना, ये तो कॉमन सेंस है ना बेटा, ये तो हमें समझना पड़ेगा ना। अच्छा ये दिख रहा है तुम्हें यहां पे? व्हाट इज द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ न्यूक्लियन इन इतना गिवन बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। अच्छा बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन दिया है, तो बताओ बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कैसे निकालते हैं? तो सबसे पहले तो बाइंडिंग एनर्जी निकालो, उसको नंबर ऑफ न्यूक्लियन से डिवाइड कर दो। बाइंडिंग एनर्जी क्या होता है? डेल्टा एम इंटू CA² बटा ए। तो ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन ऐसे नीट में आते नहीं है, नीट में इजी सवाल ही आते हैं। अब यहां पे ध्यान से देखिए, हम बाइंडिंग एनर्जी कैसे लिखेंगे? बाइंडिंग एनर्जी ऐसे लिखेंगे, टोटल मास। तो देखो इसमें प्रोटॉन कितने हैं? तो 2 प्रोटॉन है, 2 इंटू एक प्रोटॉन का मास ये रहा 1.007825 प्लस टोटल न्यूट्रॉन कितने हैं? तो टोटल मास नंबर है 4, 4 में से 2 घटाओगे न्यूट्रॉन आ गए 2, तो 2 इंटू न्यूट्रॉन का मास बोलो 1.0086 आ गया कुछ, एंड माइनस न्यूक्लियस का मास कितना है? तो 4.0026 आ गया, ये आ गया। ये तुम्हारा डेल्टा एम है, डेल्टा एम इंटू CA²।
समझ में आया? इसको थोड़ा ध्यान से सॉल्व करो। तो ये कुछ आ जाएगा बेटा 17 ये आएगा कुछ 2.0153 के समथिंग आएगा, प्लस 86 17 2.0176 के आसपास आएगा कुछ, माइनस 4.0026। ये तुम्हारा डेल्टा एम आएगा। इसको सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो, है ना, मल्टीप्लाई कर दो सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई कर दो, और डिवाइडेड बाई टोटल मास नंबर जो है आपका 4 से डिवाइड कर दो, 4 से डिवाइड कर दो। एक बार इसको सॉल्व करो, तो ये कुछ आंसर आएगा आपका 224 0 2 7 5 12 2 3 कुछ ऐसे ही आएगा 21 माइनस 4.0026 बटा 4 इंटू 931.5। इसको सॉल्व कर लेता था, इसको सॉल्व कर ले। जीरो नहीं आएगा बेटा, जीरो थोड़ी ना आएगा। एंड ये सब्जेक्टिव सवाल है, ऐसे एग्जाम में नहीं आते, ऐसे नीट में नहीं आते बेटा, ऐसे नीट में नहीं आते। समझ में आया कि नहीं है? तो इसको थोड़ा सा पेशेंसली आपको डिफरेंस निकाल लो, इसका डिफरेंस निकाल लेना भाई, बहुत आसान है, कोई खास बात नहीं है। इंटू सी स्क्वायर कर दो। यहां पे एक सवाल है, देखना ध्यान से। बाइंडिंग एनर्जी ऑफ 2He4, ये मैंने ऐसे कराया है आपको। बाइंडिंग एनर्जी ऑफ 2He4 एंड 3Li7 आर इतना एंड इतना MeV रिस्पेक्टिवली, विच न्यूक्लियाई इज मोर स्टेबल। तो ज्यादा स्टेबल कौन सा न्यूक्लियाई है, ज्यादा स्टेबल कौन सा न्यूक्लियाई है, जल्दी जल्दी बता दो, फटाफट। तो ये बेटा 27.37 और ये 39.3 MeV। तो ज्यादा स्टेबल Li7 होगा, लेकिन Li7 ज्यादा स्टेबल नहीं होता है, क्योंकि आपने ग्राफ में भी देखा था 2He4 पे पीक आया था, 2He4 पे पीक आया था। बोर्ड में आएगा बेटा तो कर लेना ना, मतलब घटाव भी मैं ही करके दूं क्या, आगे पढ़ाना भी है ना, कंसेप्ट सब्ट्रैक्ट कर लेना बेटा, कोई खास बात नहीं। अब यहां पे ज्यादा स्टेबल कौन होगा, तो सर हमें तो निकालना पड़ेगा बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन्स। तो हम अगर बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन्स निकालते हैं He के लिए, तो इसका टोटल बाइंडिंग एनर्जी है 27.37 डिवाइडेड बाई 4, और बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन फॉर Li इज 39.3 डिवाइडेड बाई 7, राइट। तो 7 से डिवाइड कर दीजिए। अब देखिए किसका ज्यादा होगा, तो 5 के आसपास आएगा ये, और ये 6 के आसपास आएगा। तो ज्यादा स्टेबल कौन है, 2He4। 2He4 इज मोर स्टेबल, 2He4 इज मोर स्टेबल। कितना आसान है, कितना आसान है साहब, कितना आसान है। अब चलिए मैं आपको दिखाता हूं Q वैल्यू ऑफ द रिएक्शन ये क्या होता है, क्योंकि ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है नीट पॉइंट ऑफ व्यू से, मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर नीट। खूब सारे सवाल इस पे पूछे गए हैं। मान लीजिए कोई न्यूक्लियर रिएक्शन है, दो न्यूक्लियाई है A और B, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से रिएक्शन से बनता है C और D न्यूक्लियाई, और उसका Q वैल्यू ऑफ द रिएक्शन है। Q इज नथिंग बट अ टोटल रिलीज्ड एनर्जी, Q इज नथिंग बट टोटल रिलीज्ड एनर्जी, है ना, टोटल रिलीज्ड एनर्जी। सुनिएगा ध्यान से, Q इज नथिंग बट टोटल रिलीज्ड एनर्जी। टोटल रिलीज एनर्जी, एक्चुअल में एनर्जी जो रिलीज होता है उसको हम कहते हैं Q। तो सर यहां पे बाइंडिंग एनर्जी नहीं हो गया क्या Q? बेटा बाइंडिंग एनर्जी तो एक न्यूक्लियाई के लिए डिसाइड होता है ना, डिफाइंड होता है। एक न्यूक्लियस है, उसके न्यूक्लियस के मास और न्यूक्लियॉन्स के मास में जो डिफरेंस होता है वो मास डिफेक्ट इनटू C² वो होता है बाइंडिंग एनर्जी। ये तो कोई और चीज है, इसमें तो दो अलग अलग न्यूक्लियस है, A, B and C, D are the nucleus. A, B, C and D are nuclei, different nuclei है। उसमें A और B के कॉम्बिनेशन से ये बाइंडिंग एनर्जी जैसी चीज थोड़ी ना होगी बेटा। ये A और B दो न्यूक्लियाई है, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से C और D न्यूक्लियाई बना, और ये Q। अब यहां पे ध्यान से अगर मैं तुम्हें पूछूं Q रिलीज्ड एनर्जी है, तो Q का फॉर्मूला क्या होना चाहिए? Q अगर एनर्जी रिलीज हुआ है
तो उसका आंसर फॉर्मूला क्या होना चाहिए? सिंपल मास एनर्जी कंजर्वेशन से, मास एनर्जी कंजर्वेशन प्रिंसिपल से सोचो, मास एनर्जी इक्विवेलेंट से सोचो, मास एनर्जी इक्विवेलेंट से सोचो। तो सर ऐसा हम ऐसा लिख सकते हैं क्या, ये मास ऑफ ए प्लस मास ऑफ बी, ये टोटल मास इधर का आ गया, इज इक्वल टू मास ऑफ सी प्लस मास ऑफ डी प्लस क्यू, कुछ ऐसा लिखना चाह रहे हो आप? हाँ, इंटू सी स्क्वायर कर दो तो ये मास रेस्ट मास एनर्जी आ जाएगा। देखो बेटा, इधर का रेस्ट मास एनर्जी ये हो गया, इधर का रेस्ट मास एनर्जी हो गया, ये टोटल रिलीज एनर्जी है। तो इसका रेस्ट मास एनर्जी ज्यादा रहा होगा, इसका एक्चुअल मास है, ये न्यूक्लियाई का मास है, ये बी न्यूक्लियाई का मास है। तो सर क्यू बराबर आ जाएगा मास ऑफ ए प्लस मास ऑफ बी, रिएक्टेंट का मास माइनस प्रोडक्ट का मास। ये आ गया टोटल रिएक्शन का मास डिफेक्ट, ये आ गया टोटल रिएक्शन का मास डिफेक्ट इनटू सी स्क्वायर। दिस इज नथिंग बट अ क्यू वैल्यू ऑफ द एनी न्यूक्लियर रिएक्शन, क्यू वैल्यू ऑफ द एनी न्यूक्लियर रिएक्शन। अच्छा बेटा एक बात बताओ, क्यू एनर्जी रिलीज हुआ है, तो एनर्जी रिलीज कैसे होगा? इनका मास ज्यादा रहा होगा ए और बी का, इनका जो मास बी और सी में कन्वर्ट हुआ अब कम हो गया, बी और सी का मास मान लो कम हो गया, तो ज्यादा मास में से मास कम बचा, तो सर मास गया कहां? मास का डिफेक्ट आ गया, रिएक्शन के मास का डिफेक्ट आ गया, एक न्यूक्लियाई के लिए नहीं है, ये रिएक्शन के मास का डिफेक्ट आ गया। तो सर ये रिएक्शन का मास डिफेक्ट इंटू सी स्क्वायर, ये एनर्जी रिलीज होगी। तो ये आपको याद रखना कि मास ऑफ रिएक्टेंट माइनस मास ऑफ प्रोडक्ट, मास ऑफ रिएक्टेंट माइनस मास ऑफ प्रोडक्ट। अरे सिंपल सी बात है, मान ले ए का मास है एम ए, बी का मास एम बी, जब ये रिएक्ट हुए तो सी और डी बनाए, अब इन दोनों का जोड़ के मास ज्यादा था इसके कंपेयर में, तो जब रिएक्शन में सीडी में कन्वर्ट हुए, ए बी ही सीडी में कन्वर्ट हो गया तो मास थोड़ी कम हो गई, तो गई कहां मास? सबसे बड़ा सवाल यह है, गया कहां मास? मास गया कहां? सर मास एनर्जी में कन्वर्ट हुआ, उसी को आप क्यू वैल्यू ऑफ द रिएक्शन कह रहे हो, उसी को क्या कह रहे हो? क्यू वैल्यू ऑफ द रिएक्शन कह रहे हो। अगर मैं तुमसे यहां पे पूछूं पहला केस, इफ मास ऑफ ए प्लस मास ऑफ बी, ए और बी का टोटल मास जोड़ के ज्यादा था सी प्लस डी के मास से, देन रिएक्शन इज एक्सोथर्मिक, एनर्जी विल रिलीज्ड, एनर्जी विल रिलीज्ड, हां या ना फटाफट बता दो। एनर्जी क्या होगा? रिलीज्ड होगा, एनर्जी रिलीज्ड होगा। यस, बहुत बढ़िया, जोरदार वे, जोरदार, बहुत बढ़िया, जोरदार। अगर मैं इसका उल्टा पूछूं तुमसे, इफ मास ऑफ ए प्लस मास ऑफ बी, मतलब पहले रिएक्शन से पहले ए और बी का मास कम था और बाद में जब वो सीडी बन गए तो उसका मास बढ़ गया है। मास चमत्कार हो गया क्या? मास कैसे बढ़ जाएगा? मास इसलिए बढ़ा होगा क्योंकि क्यू वैल्यू निगेटिव आ जाएगी। क्यू इज एनर्जी इज रिलीज्ड, सॉरी एब्जॉर्ब्ड, एनर्जी एब्जॉर्ब्ड, एंडोथर्मिक रिएक्शन होगा। सर आप इसको बोल रहे थे मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर नीट एंड फलाना ढिमकाना, ये तो आसान चीज लग रहा है, इसमें तो कुछ खास बात है ही नहीं, इसमें कुछ खास बात तो है ही नहीं, ये तो बड़ा आसान है। आप कह रहे हो कि ए और बी का मास कम था, तो रिएक्शन से पहले इसका मास कम था, जब ये रिएक्शन होके कुछ सी और डी बनाया तो इसका मास बढ़ गया। हाँ, मास बढ़ गया, तो सर इसका मास बढ़ गया मतलब एनर्जी आपने दिया होगा, एनर्जी एब्जॉर्ब किया होगा, तभी तो मास बढ़ेगा। हाँ, यहां तक सब कुछ ठीक है, यहां तक सब कुछ ठीक है। लेकिन 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 ऐसा पूछ देते हैं कि इफ बाइंडिंग एनर्जी ऑफ ए प्लस बी इज ग्रेटर देन बाइंडिंग एनर्जी ऑफ ए प्लस बी, ए का बाइंडिंग एनर्जी और बी का बाइंडिंग एनर्जी, प्रॉपर लैंग्वेज में लिख लेता हूं, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ ए प्लस बाइंडिंग एनर्जी ऑफ बी इज ग्रेटर देन बाइंडिंग एनर्जी ऑफ सी प्लस बाइंडिंग एनर्जी ऑफ डी, देन एनर्जी विल अब्सॉर्ब और रिलीज। अब आएगा मजा, अब आएगा मजा। देन एनर्जी विल, अब यहां पे क्यू वैल्यू हमने मास के टर्म्स में डिफाइन किया था, हमने क्यू वैल्यू को बाइंडिंग एनर्जी के टर्म्स में तो डिफाइन ही नहीं किया था, हमने क्यू वैल्यू को बाइंडिंग एनर्जी के टर्म्स में तो डिफाइन ही नहीं किया था। अब तुम बताओ एनर्जी एब्सॉर्ब होगी कि रिलीज होगी? अब आएगा मजा, एनर्जी एब्सॉर्ब होगी रिलीज होगी। ए और बी का बाइंडिंग एनर्जी ऐड करके देखिए, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ ए
प्लस बाइंडिंग एनर्जी ऑफ बी ऐड करके ज्यादा है, मतलब ए और बी पहले ज्यादा स्टेबल थे। रिलीज्ड, आदित्य झा का रिलीज्ड, रिलीज्ड, रिलीज्ड। कैसा लगेगा तुम्हें यह जान के कि तुम सही नहीं हो। एब्जॉर्ब्ड, ये अलग चीज है, ये मास नहीं बता रहा। बाइंडिंग एनर्जी मास थोड़ी ना बताता है सर। बाइंडिंग एनर्जी पहले ए और बी का मिला के ज्यादा था, अब बाइंडिंग एनर्जी कम हो गया। तो सर पहले ज्यादा एनर्जी थी, अब कम एनर्जी हो गई, तो एनर्जी रिलीज होगी। भाई साहब मतलब कुआं खोद के इसमें डूब जाऊंगा मैं यहीं पे। बाइंडिंग एनर्जी स्टोर्ड एनर्जी थोड़ी ना होती है। तो बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है? बाइंडिंग एनर्जी तो एनर्जी होती है कि जितना मैं दूंगा तब वो टूटेगा, और जिसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ज्यादा होता है वो स्टेबल होता है। जिसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ही दिया हुआ है, मान लीजिए बाइंडिंग एनर्जी, दिस बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन फॉर ए एंड बी एंड सी एंड डी, तो ज्यादा स्टेबल है। अब रिएक्शन तुम्हारा ये है, ए और बी ज्यादा स्टेबल थे, बाद में कम स्टेबल हो गए। तो कम स्टेबल हो गए मतलब इसको एनर्जी हमने दी होगी, तभी वो कम स्टेबल हुआ है। कोई भी चीज, चल ग्राफ से देख, ग्राफ से समझ, ग्राफ से समझ। कहां है ग्राफ? आजा, ग्राफ दिखाता हूं बेटा तुम्हें, एकदम जोरदार वाला ये ग्राफ दिखाता हूं। ये ग्राफ देख, इसमें मोस्ट स्टेबल कौन सा है? ये। अब अगर ये इधर जाएगा तो सर ये क्यों जाएगा? पगला गया है, पगला गया ससुरा। ये चाहता है कि हम इधर जाएंगे। कहां जाओगे भैया? हम पागल हो गए, हमको कोई एनर्जी दे रहा है, हम इधर चले जाएंगे। तो इसकी स्टेबिलिटी कम हो गई, इसकी बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा थी, इसकी बाइंडिंग एनर्जी कम हो गई। तो ये एनर्जी क्या करेगा? एब्जॉर्ब करेगा। ये एनर्जी रिलीज कर रहा था। किसी भी न्यूक्लियाई का जब स्टेबिलिटी बढ़ता है तो एनर्जी रिलीज करता है। बताओ यहां पे फिजन में एनर्जी क्या होता है? फिजन में एनर्जी रिलीज करता है बेटा, फिजन में एनर्जी रिलीज करता है, फ्यूजन में एनर्जी रिलीज करता है। तभी तो हम हाइड्रोजन बम और न्यूक्लियर बम बनाते हैं। बम हम कैसे बनाते हैं बताओ? बम कैसे बना? कितना बढ़िया, ये समझ में आया था। जिसको नहीं समझ में आया तो रट ले। कैसे रटेगा देख, मैं बताता हूं कैसे रटेगा देख। ये बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन और ये नंबर ऑफ न्यूक्लियन, ऐसा ग्राफ बना। जिसका साइज बड़ा हो जाता है सर वो भी दुखी रहता है अपने जीवन में, वो चाहता है स्टेबल हो जाए। कैसे स्टेबल होगा? तो अपने आप एक न्यूक्लियाई टूट के दो न्यूक्लियाई में कन्वर्ट हो जाता है और ये स्टेबल बन जाता है। मतलब ये स्टेबल बन गया तो एनर्जी रिलीज होगा। स्टेबिलिटी की तरफ हम जाते हैं तो एनर्जी रिलीज होती है। और स्टेबिलिटी कौन बताता है? बाइंडिंग एनर्जी बताता है। जब हम स्टेबिलिटी की तरफ जाते हैं तो एनर्जी रिलीज्ड होती है। जब हम स्टेबिलिटी की तरफ जाते हैं तो एनर्जी रिलीज्ड होती है। कोई भी चीज स्टेबल होता है, मैंने यहां पे लिखा था शायद, एनर्जी रिलीजेस व्हेन स्टेबिलिटी इंक्रीजेस। जब हम स्टेबिलिटी की तरफ जाते हैं तो एनर्जी रिलीज होता है। भाई साहब पूरा 11 12 पढ़ लिया तूने। जब हम स्टेबिलिटी की तरफ जाते हैं तो एनर्जी क्या होता है? रिलीज्ड होता है। हाँ है। तो ए और बी का बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा था, मतलब ए ज्यादा स्टेबल है और बी अनस्टेबल हो गया। तो अनस्टेबिलिटी की तरफ जाएंगे तो एनर्जी एब्जॉर्ब होगी। कितनी होगी सर? तो इसका क्यू वैल्यू जो हम डिफाइन करते हैं सर, ऐसे तो आप लिखोगे इसका क्यू वैल्यू माइनस इसका क्यू वैल्यू तो पॉजिटिव आ जाएगा। तो बाइंडिंग एनर्जी के टर्म्स में क्यू वैल्यू उल्टा आता है। उल्टा आता है। कैसे उल्टा आता है? ध्यान सुनो। हम यहां पे बाइंडिंग एनर्जी लेते हैं प्रोडक्ट का, बाइंडिंग एनर्जी ऑफ सी प्लस बाइंडिंग एनर्जी ऑफ डी माइनस बाइंडिंग एनर्जी ऑफ ए प्लस बाइंडिंग एनर्जी ऑफ बी। ऐसा ये हो गया। इंटू सी स्क्वायर करूं क्या? नहीं बेटा, ये क्यू एनर्जी है और ये भी एनर्जी है, ये भी एनर्जी है। अब सबसे ज्यादा कंफ्यूजन यही होता है क्योंकि किताब में ये दिया नहीं है, सवाल पूछ लेते हैं, सवाल पूछ लेते हैं इस पे। अब सुनना, मैंने यहां पे मास के टर्म्स में कैसे बताया? ए का मास प्लस बी का मास माइनस इसका मास। ऑब्वियस सी बात है, इधर मास ज्यादा था, मास ज्यादा से अगर कम हुआ तो एनर्जी रिलीज होगी, तो इसलिए हम इसका मास ले लेते हैं। मास एनर्जी कंजर्वेशन से इसका मास माइनस इसका मास इंटू सी स्क्वायर, इंटू सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई क्यों किया है भाई साहब? मास का डिफेक्ट है ये, इंटू सी स्क्वायर। समझ में आया? समझ में आया?
तो ये रिएक्टेंट का मास माइनस प्रोडक्ट, और लॉजिकल है। लॉजिकल कैसे है देखो ना बेटा, मास एनर्जी रिलेशन से लिखा है ये लॉजिकल कैसे है, मास एनर्जी रिलेशन से लिखा है, सिंपल सा। इसका मास एनर्जी में से इसका मास एनर्जी घटा दिया, वही रिलीज एनर्जी होगी, है ना। तो ये आ जाता है बेटा मास के टर्म्स में रिएक्टेंट का मास माइनस प्रोडक्ट का मास। लेकिन बाइंडिंग एनर्जी में उल्टा होता है, क्योंकि मास और बाइंडिंग एनर्जी है भी तो उल्टी चीजें। मान लो मास बढ़ा, कहीं मास बढ़ गया, सर मास बढ़ जाएगा तो कैसे मास बढ़ेगा, एनर्जी दोगे, कहीं एनर्जी दोगे तभी तो रिएक्शन में मास बढ़ेगा, बताओ। और मान लो कहीं बाइंडिंग एनर्जी बढ़ रही है, मतलब स्टेबल हो रहा है, ये क्या हो रहा है, स्टेबल हो रहा है, तो ये एनर्जी रिलीज करेगा। तो मास का बढ़ना और बाइंडिंग एनर्जी का बढ़ना दोनों उल्टी चीजें हैं कि नहीं है। देखो ना बेटा, कहीं बाइंडिंग एनर्जी बढ़ रही है मतलब स्टेबिलिटी बढ़ रही है, और बाइंडिंग एनर्जी बढ़ेगी, स्टेबिलिटी बढ़ेगी तो एनर्जी रिलीज होगी। बाइंडिंग एनर्जी बढ़ने से एनर्जी क्या होती है, रिलीज होती है, सही बात है। मास बढ़ने से एनर्जी एब्जॉर्ब होती है। मास बढ़ गया, मास बढ़ गया, मास बढ़ गया, तो एनर्जी दोगे तभी तो मास बनेगा। मास घट गया, सोच मास घट गया तो कहां गया, एनर्जी निकली। तो दोनों उल्टी चीज है, इसीलिए इसका क्यू वैल्यू भी उल्टा आता है। इसका क्यू वैल्यू भी बेटा कैसा आता है, उल्टा आता है। ध्यान से देखिए, इसका क्यू वैल्यू भी उल्टा आता है। ये देखिए क्यू वैल्यू भी क्या आता है, उल्टा आता है। ये रहा क्यू वैल्यू, बाइंडिंग एनर्जी सी प्लस बाइंडिंग एनर्जी डी माइनस बाइंडिंग एनर्जी ऑफ ए प्लस बाइंडिंग एनर्जी ऑफ बी। और यहां पे हम सी स्क्वायर से मल्टीप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि हमें ये भी तो देखना है कि एनर्जी तो खुद ही है और ये भी एनर्जी है, तो डायमेंशन का तो ख्याल रख। समझ आया। अब सोच ए और बी का बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा, देख ए और बी का बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा है, तो अल्टीमेटली इसका बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा, इसका कम, तो क्यू निगेटिव आ जाएगा। निगेटिव का मतलब क्या हो गया, एनर्जी एब्जॉर्ब्ड हुई। अब यहां देखना, इफ बाइंडिंग एनर्जी ऑफ ए प्लस बाइंडिंग एनर्जी ऑफ बी इज लेस देन बाइंडिंग एनर्जी ऑफ सी प्लस बाइंडिंग एनर्जी ऑफ डी। सुन अब ध्यान से, अच्छे से कान खोल के, इसमें क्या हुआ, हम स्टेबिलिटी की तरफ गए, ए प्लस बी मिलके सी और डी बनाया, हम किधर गए बताओ ना अच्छे से। सर स्टेबल हुआ न्यूक्लियाई, दोनों का सम का बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा है, मतलब न्यूक्लियाई क्या हुआ, स्टेबल हुआ, मतलब एनर्जी क्या होगा बताओ, एनर्जी क्या होगा, एनर्जी रिलीज होगा। स्टेबिलिटी की तरफ जाते हैं तो एनर्जी रिलीज करते हैं, स्टेबिलिटी बढ़ने से एनर्जी रिलीज होती है। कोई भी चीज स्टेबिलिटी को गेन करने के लिए एनर्जी रिलीज करती है। हां बेटा, कुणाल गांधी बिल्कुल सही बात है बेटा, ये बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन है। वैसे तो बाइंडिंग एनर्जी का सम का कोई मतलब ही नहीं है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, सवाल में यही लिखा होगा। This is nothing but a binding energy per nucleon. This is nothing but a binding energy per nucleon. Released energy, very good. तो ये दोनों चीजें कंट्राडिक्टरी है, मास और बाइंडिंग एनर्जी के टर्म्स में क्यू वैल्यू ऑफ द रिएक्शन, और आंसर भी उल्टा आता है, अपोजिट आता है। तो हमें बहुत अच्छे से याद रखना है, और इसको याद रखने का बहुत आसान सा तरीका है कि कहीं स्टेबिलिटी बढ़ती है, स्टेबिलिटी बढ़ती है तो एनर्जी रिलीज होता है, एनर्जी रिलीज होता है। और मास घटता है, मान लो कहीं मास डिक्रीज हो रहा है तो एनर्जी रिलीज होता है। मास घट के गया कहां, तो एनर्जी में कन्वर्ट हुआ, एनर्जी रिलीज होगी। और स्टेबिलिटी बढ़ने से भी एनर्जी रिलीज होती है, तो उल्टी चीजें हो गई, उल्टी चीजें हो गई। हमें इस तरीके से इनको याद रखना पड़ेगा, राइट। अब आइए सवाल, ये सवाल है मेंस 2010 एआईपीएमटी 2010 का। द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन्स in a deuterium and helium nuclei are 1.6 MeV and 7 MeV। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ही दिया हुआ है, ध्यान से देखिएगा क्या दिया हुआ है बेटा, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन्स इज ड्यूटोरियम एंड हीलियम न्यूक्लियाई आर इतना एंड इतना रिस्पेक्टिवली, देन व्हाट when two deuterium nuclei fuse to form a helium nuclei, then energy released in the fusion is, energy released in the fusion is Q is equal to difference of binding energy। क्या हुआ है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ड्यूटोरियम एंड हीलियम न्यूक्लियाई और इतना इतना, when दो ड्यूटोरियम मिलके क्या बनाया है, हीलियम He4
एक मिनट, एक मिनट, ये मैं समझा दूं तुम्हें थोड़ा सा। यहां पे टोटल बाइंडिंग एनर्जी है बेटा, यहां पे किसकी बाइंडिंग एनर्जी है? ये टोटल बाइंडिंग एनर्जी है। यहां पे सी और डी की टोटल बाइंडिंग एनर्जी लिखी है मैंने। पर न्यूक्लियन का कोई मतलब नहीं है ना, पर न्यूक्लियन का कोई मतलब नहीं। यहां पे क्यू में टोटल बाइंडिंग एनर्जी है, ये क्यू में टोटल बाइंडिंग एनर्जी है। तो टोटल बाइंडिंग एनर्जी देखो, तो टोटल बाइंडिंग एनर्जी हो जाएगी तुम्हारी प्रोडक्ट की, प्रोडक्ट का बाइंडिंग एनर्जी क्या है? ये 7, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 28, 7 से हो जाएगा 28, 4, और इधर 2 ड्यूटोरियम में, तो ये भी 4 मल्टीप्लाई 1.6, तो 16 दूना 32, 6.4, तो 28 माइनस 6.4, तो ये हो जाएगा कुछ 23.6 MeV। देखो हम बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन से ये देखते हैं कि एक न्यूक्लियन को तोड़ने के लिए कितने हमें बाइंडिंग एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। एक न्यूक्लियन को तोड़ने के लिए, एक न्यूक्लियन को तोड़ने के लिए कितने बाइंडिंग एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, ये अलग का चीज है। ये क्या है? एक अलग चीज है, ठीक है, ये अलग चीज है। इससे हमें स्टेबिलिटी का पता चलता है। लेकिन मान लो कोई रिएक्शन हुआ, ए प्लस बी बराबर सी प्लस डी प्लस क्यू, तो इसमें हम टोटल बाइंडिंग एनर्जी न्यूक्लियाई का लेते हैं। ये सी का बाइंडिंग एनर्जी प्लस डी का टोटल बाइंडिंग एनर्जी। एक न्यूक्लियस का रिएक्शन थोड़ी ना हो रहा है, यहां पे रिएक्शन एक न्यूक्लियाई का हो रहा है क्या? कोई बात नहीं, बी कूल, होता है, सीक्वेंस आगे पीछे हो जाने से थोड़ी सी दिक्कत आती है, मेरी गलती है समझाने में, आप चिंता ना करें, मेरी गलती है समझाने में। मुझे बताइए कि रिएक्शन एक न्यूक्लियाई के साथ हुआ है कि सारे न्यूक्लियाई का हुआ है? तो रिएक्शन तो पूरे न्यूक्लियस का हुआ है, तो हमें टोटल बाइंडिंग एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। समझ रहे हैं आप? हमें टोटल बाइंडिंग एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। तो टोटल बाइंडिंग एनर्जी माइनस टोटल बाइंडिंग एनर्जी ऑफ ए प्लस टोटल बाइंडिंग एनर्जी ऑफ बी, ये होगा। स्टेबिलिटी देखने के लिए तो सर आपने यहां पे बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियाई क्यों लिखा है? ये मैं स्टेबिलिटी देख रहा था बेटा। स्टेबिलिटी देखने के लिए हमें इस तरीके से देखना पड़ेगा। स्टेबिलिटी देखा है ना हमने, स्टेबिलिटी देखा है, कौन ज्यादा स्टेबिलिटी की तरफ गया है। अब बता दो, यहां पे आंसर बताओ फटाफट। आंसर आपका सही लाया क्या? ये आंसर आएगा क्या? आंसर आएगा क्या? अब देखो, ये AIPMT 2010 का सवाल है, ये AIPMT 2014 का सवाल है। देखिए, द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियॉन्स दिस एंड दिस आर 5.6 एंड 7.06 MeV रिस्पेक्टिवली इन द न्यूक्लियर रिएक्शन, देन फाइंड Q वैल्यू ऑफ द रिएक्शन। अब देखो Q वैल्यू में किसका लोगे, है ना? Q वैल्यू किसका लोगे? तो Q इज इक्वल टू इसकी बाइंडिंग एनर्जी। तो इसकी बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन कितनी थी? तो इसमें अच्छा दोनों देखो 2He4 2He4, तो एक ही न्यूक्लियाई है, तो इसकी पर न्यूक्लियन बाइंडिंग एनर्जी देखो 7.06, और इसके कितने न्यूक्लियन हो गए? 4 4 8, तो ये हो जाएगा सिंपल 8 मल्टीप्लाई 7.06, 8 मल्टीप्लाई 7.06। और इसके टोटल न्यूक्लियाई कितने होंगे? तो इसके होंगे देखो सर 7, और इसकी बाइंडिंग एनर्जी है ये 5.6, तो 7 मल्टीप्लाई 5.6, और एक हाइड्रोजन तो इंडिपेंडेंट है, उसको हम क्या तोड़ेंगे, उसका कुछ होगा नहीं, तो इसी का सब्ट्रैक्शन कर दो, या 1 MeV का फर्क आएगा मुश्किल से मुश्किल, तो ये हो जाएगा तुम्हारा 56.4, और ये हो जाएगा तुम्हारा 35 42 के आसपास आएगा। ये 42 एंड 56 में डिफरेंस कितना का होगा? तो उधर 6 और इधर 8, 17 के आसपास आएगा। सेवनटीन 17.3 MeV के आसपास आएगा। नितिन गुज्जर लास्ट वाले का आंसर होंगे, देख लेता हूं बेटा, कोई बात नहीं, देख लेता हूं। इसका बताओ, लास्ट वाले का मैं देख लेता हूं, कैलकुलेशन कर लेता हूं, कोई बात नहीं, कंसेप्ट ठीक है ना? आंसर में ऊपर नीचे होगा तो हम देख लेंगे। इसका डिफरेंस बताओ ना कितने का आ रहा। अब अच्छा 19.6 भी है, तो ध्यान से थोड़ा करना। 17.28 आ रहा, डी इज योर करेक्ट आंसर। 17.28 मतलब 17.3 हो जाएगा। डी आ रहा है, डी आ रहा है, ठीक है। अब इसमें क्या दिक्कत है बताओ? द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन ड्यूटेरियम इज 1.6, तो 1.6 6.4 एंड 20 वाट, इसको घटाओगे तो 28 में से 6 घटाओ
तो कितना आएगा? 22, 21 पॉइंट समथिंग आएगा। हां, डेटा में कहीं फर्क होगा थोड़ा सा बेटा, डेटा में फर्क होगा। मैंने अप्रोक्सीमेट में टिक किया, वैसे तो देखो 30 तो होगा नहीं, कुल ही इसका 28 आ रहा, 28 होगा नहीं, 2.2 आ नहीं रहा, तो इसलिए ए आंसर टिक किया मैंने, और कोई खास बात नहीं है। है ना बेटा? 21.6, अब देखो ना 21 के आसपास कौन सा आंसर, 28 तो जा ही नहीं सकता, क्योंकि 28 तो कुल इसी का है, टोटल है। डिफरेंस भी तो निकालना, 30 उससे ज्यादा होगा नहीं, ये भी MEZ लिख दिया गलती से, है ना, इसीलिए मैंने ए आंसर टिक किया है। ये बहुत बढ़िया सवाल है, ये टेस्ट पेपर में बहुत बार पूछा जाता है, अच्छे टेस्ट पेपर में। द बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन फॉर अ ड्यूटोरियम एंड अल्फा पार्टिकल आर x1 एंड x2 रिस्पेक्टिवली, देन Q एनर्जी रिलीज इन द रिएक्शन इज। बहुत बढ़िया सवाल है। अब देखिएगा ध्यान से, अब देखिएगा ध्यान से, Q इज इक्वल टू बाइंडिंग एनर्जी है बेटा, बाइंडिंग एनर्जी है, बाइंडिंग एनर्जी दिया हुआ है तुमको He का और 2H1 का। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन फॉर ड्यूटोरियम इज, ड्यूटोरियम एंड अल्फा पार्टिकल आर x1, तो पहले किसका लिखोगे? x1 का लिखोगे, तो यह आएगा 4x1 माइनस 4x2, यहां से 4 को कॉमन निकाल लो, x1 माइनस x2, 4x1 माइनस x2, सही आंसर ही नहीं है भाई साहब, कुछ मैं गलती तो नहीं कर रहा हूं। हाँ, x1 उसका, x2 इसका, अच्छा अच्छा अच्छा, सॉरी सॉरी सॉरी, 4x2 माइनस 4x1, अल्फा पार्टिकल का हम पहले लिखेंगे, अल्फा पार्टिकल का x2 है, 4 कॉमन आ जाएगा, x2 माइनस x1। बी इज योर करेक्ट आंसर, बी इज योर करेक्ट आंसर। हाँ जी, बच्चा कह रहा है वो ड्यूटोरियम है A बराबर 2 कहां बेटा ड्यूटोरियम है, देख लेते हैं। आप इसका बोल रहे होंगे, जरूर इसी में आपको डाउट हो रहा है, तो A बराबर 2 तो लेंगे। ड्यूटोरियम हिलियम इतना, वेन 2 ड्यूटोरियम, ड्यूटोरियम भी तो 2 है, और एक ड्यूटोरियम में 2 मास नंबर होता है, एक ड्यूटोरियम में मास नंबर 2 होता है ना बेटा। ओके ओके, ये बताइए समझ आया कि नहीं है? बी इज योर करेक्ट आंसर, बी इज योर करेक्ट आंसर। बहुत ही बढ़िया और इंटरेस्टिंग सेक्शन है ये, बहुत ही बढ़िया और इंटरेस्टिंग सेक्शन है। इंटरेस्टिंग सेक्शन कैसे? इंटरेस्टिंग सेक्शन ऐसे कि इसमें सवाल थ्योरेटिकल भी पूछे जाते हैं। चलो बताओ, ए बी ऐड होके CD बना, CD का मास ज्यादा है, तो एनर्जी एब्जॉर्ब या रिलीज्ड? फटाफट कमेंट करो, एनर्जी एब्जॉर्ब या रिलीज्ड? सर मास उधर का बढ़ गया, मास बढ़ा तो एनर्जी लेके ही बढ़ेगा, एनर्जी एब्जॉर्ब। अब मैं आपको कहता हूं ए और बी का मास ज्यादा है और सी और डी का मास कम है। ए और बी से जब सी और डी बना, ए और बी का मास टोटल ज्यादा था, इधर ज्यादा था क्या? हाँ, बाद में कम हो गया, हाँ, तो मास कम हो गया एनर्जी बनता है, तो एनर्जी रिलीज्ड। मास कम हो गया तो ए और बी का मास ज्यादा था, उससे कम हो गया मास, तो क्या कहा? एनर्जी में रिलीज हुआ। बहुत आसान है। ए और बी का बाइंडिंग एनर्जी कम है और सी और डी का बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा है, मतलब बाइंडिंग एनर्जी ज्यादा हो गया, मतलब रिएक्शन स्टेबिलिटी की तरफ जा रहा है। जो न्यूक्लियाई बना है वो ज्यादा स्टेबल है, स्टेबल है तो एनर्जी रिलीज होगा। हाँ, ए और बी ज्यादा बाइंडिंग एनर्जी के, ए और बी का टोटल बाइंडिंग एनर्जी ए और बी का ज्यादा है, सॉरी ए और बी का पर ए और बी ज्यादा स्टेबल है, सीधी सी बात है। हटा, ए और बी ज्यादा स्टेबल है, सी और डी कम स्टेबल है, तो कम स्टेबल की तरफ गया तो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा, कम स्टेबल की तरफ गया तो एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा। स्टेबिलिटी कम हो जाए तो एनर्जी क्या करता है? एब्जॉर्ब करता है। चलिए साहब यहां देखिए, यह मैं ग्राफ बना रहा हूं, द फेमस ग्राफ बिटवीन न्यूट्रॉन वर्सेस प्रोटॉन, इसको भी स्टेबिलिटी कर्व बोलते हैं हम लोग। ध्यान से देखिएगा, न्यूट्रॉन वर्सेस प्रोटॉन, ये प्रोटॉन वर्सेस न्यूट्रॉन का ग्राफ है। तो अगर आप मास नंबर 20 के आसपास वाले जितने भी न्यूक्लियाई होते हैं, थोड़ा सा केमिस्ट्री रिवाइज करो, 20 वाले या 20 से कम बार मास नंबर वाले, क्या उसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बराबर होते हैं? अगर होते हैं तो फटाफट स्पीड ऑफ लाइट से लिखो हाँ। हमें याद करके देख लो ना, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, इन सब का देखो, ऑक्सीजन, कार्बन, क्या
जितने भी न्यूक्लियाई जिसके मास नंबर 20 से कम है, उसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का नंबर सेम होता है या नहीं होता है? बताओ, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का नंबर सेम होता है या नहीं होता है? हां, सबका है, 20 से कम वाले। और जैसे हम 20 से ऊपर जाते हैं तो क्या होता है? बताओ, 20 से ऊपर जाते तो क्या होता है? डॉटेड लाइन बना लेता हूं क्योंकि इस पे प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बराबर नहीं होता है। जब हम हायर न्यूक्लियॉन्स की बात करते हैं, हायर पे जाते तो क्या होता है? तो सर जैसे ही आप प्रोटॉन का नंबर नंबर ऑफ न्यूक्लियॉन्स बढ़ाते हो, यहां पे A20 लिखना ठीक नहीं है ये मतलब मैं तो ऐसे ही रिप्रेजेंट करा है। यहां पे एक्स एक्सिस में प्रोटॉन है बेटा, और वाई एक्सिस में न्यूट्रॉन है। वाई एक्सिस में क्या है? न्यूट्रॉन है। और एक्स एक्सिस में क्या है? प्रोटॉन है। ठीक है, एक्स एक्सिस में प्रोटॉन है, वाई एक्सिस में न्यूट्रॉन है। जब हम मास नंबर 20 से ऊपर जाते हैं तो क्या होता है? क्या प्रोटॉन न्यूट्रॉन बराबर होते हैं, या न्यूट्रॉन बढ़ जाता है या प्रोटॉन बढ़ जाता है? तो बहुत बढ़िया, एक बहुत अच्छा बच्चा या बच्ची है, पता नहीं, दास जी हैं, कह रहे हैं कि न्यूट्रॉन ज्यादा होता है। आपको क्या लगता है? याद करके देखिए ना, थोड़ा सा डिफरेंट से काम नहीं चलेगा। अनुराग सार ने ऊपर चेंज, रुचि बताओ ना, प्रोटॉन ज्यादा न्यूट्रॉन ज्यादा, क्या ज्यादा? न्यूट्रॉन बढ़ जाता है। और ग्राफ कुछ ऐसा बनता है। ये जो सॉलिड लाइन हमने बनाया है, फिर से मैं उस पर ओवरलैप करके बनाता हूं, ये वाला, वो यहां से यहां तक तो स्ट्रेट रहता है। देखो ये स्ट्रेट रहता है, बोल्ड बनाते थोड़ा सा, ये स्ट्रेट रहता है। और थोड़ा सा मास नंबर बढ़ाने पे स्टेबिलिटी के लिए न्यूट्रॉन का जरूरत ज्यादा पड़ता है। ये डॉटेड लाइन तो बस ये है कि अगर न्यूट्रॉन प्रोटॉन बराबर होता तो इसको हम कहते हैं स्टेबिलिटी कर्व। स्टेबिलिटी कर्व। रिक्वायर्ड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इज मोर फॉर द स्टेबल न्यूक्लियाई, फॉर द हायर मास नंबर। बस मास नंबर 20 से पहले पहले प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बराबर रहते। मास नंबर 20 से पहले पहले प्रोटॉन और न्यूट्रॉन बराबर रहते। लेकिन अगर मैं मास नंबर 20 से ज्यादा पे देखूं तो न्यूट्रॉन ज्यादा रहता है। अब कारण इसका बताता हूं, क्योंकि देखो बेटा, हायर मास नंबर पे अगर आप प्रोटॉन बढ़ा लोगे तो प्रोटॉन क्या करते हैं? सर प्रोटॉन पॉजिटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन तो लगेगा ही। हां, और इलेक्ट्रोस्टैटिक रिपल्सन अगर ज्यादा हो गया प्रोटॉन बढ़ने से, तो रिपल्सिव फोर्स ज्यादा होगा तो न्यूक्लियाई अनस्टेबल हो जाते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई न्यूक्लियाई यहां इस कोऑर्डिनेट का नहीं हो सकता है, हो सकता है। न्यूक्लियाई यहां पे पूरे होते हैं, रीजन में होते हैं, यहां होता है, यहां होता है, यहां होता है न्यूक्लियाई, यहां होता है, यहां होता है न्यूक्लियाई, हर जगह होते हैं। तो सर ये ग्राफ क्या बना है? ये ग्राफ रिक्वायर्ड नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है। ये न्यूक्लियाई यहां भी होता है, यहां भी होता है, यहां भी होता है, न्यूक्लियाई यहां भी होता है। मान लो इस न्यूक्लियाई को मैंने नाम दिया ए, इस न्यूक्लियाई को नाम दिया बी, इसको नाम दिया ए, इसको नाम दिया बी, इसको नाम दिया सी, इसको नाम दिया डी। इसमें से स्टेबल कौन है बताओ? इसमें स्टेबल कौन है बताओ? ये न्यूक्लियाई है बेटा ए, ये न्यूक्लियाई यहां पे जो बनाया है ना, ये बी है, ये ए न्यूक्लियाई है, ये बी न्यूक्लियाई है, यहां पे है बैठा हुआ, देख, ये सी न्यूक्लियाई है, सर डी न्यूक्लियाई है। तुम कह सकते हो सर आप ये कहना चाहते हो कि यहां पे जो न्यूक्लियाई है सी, वो पॉसिबल है? इसमें तो प्रोटॉन बहुत ज्यादा हो जाएगा। देखो, अगर इसका कोऑर्डिनेट देखो बेटा, डॉटेड लाइन मिलाओ तो इतने नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे। इस प्रोटॉन के नंबर को बता रहा है एक्स एक्सिस, और वाई एक्सिस बेटा न्यूट्रॉन के नंबर को बता रहा। वाई एक्सिस किसको बता रहा? न्यूट्रॉन के नंबर को बता रहा। वाई एक्सिस बेटा न्यूट्रॉन के नंबर को बता रहा, और एक्स एक्सिस प्रोटॉन के नंबर को बता रहा। तो सर इसमें बहुत ज्यादा हो जाएगा सर प्रोटॉन। हां, तो अनस्टेबल होगा, लेकिन न्यूक्लियाई तो हो ही सकता है ना। स्टेबल जो है वो बी है, बी इज स्टेबल। बाकी के आपके ए सी डी आर अनस्टेबल है ना। हर जगह न्यूक्लियाई पूरे रीजन में होंगे। ले, ये न्यूक्लियाई है, और सबसे ज्यादा क्राउडेड रीजन पता है कहां पे होता है बेटा? सबसे ज्यादा क्राउडेड रीजन यहां होता है, ऐसा ऐसा न्यूक्लियाई होता है। थोड़ा सा अच्छे से बनाता हूं, जिसको जाना है वो जा नहीं रहा। ऐसा होता है, ऐसा नहीं है कि एक कर्व हो, कर्व के आसपास क्राउडेड होता है, ऐसे ऐसे रहते हैं न्यूक्लियाई, ऐसे एकदम। सर ये मधुमक्खी का छत्ता बना रहे हो का?
क्या बना रहे हो, मधुमक्खी का छत्ता बना रहे हो क्या? हाँ ऐसा ही होता है बेटा, ये देखो इसके पीछे तो सारा इसी पे होगा, इस पे तो स्टेबिलिटी कर्व पे ही होता है, लेकिन रिक्वायर्ड नंबर ऑफ प्रोटॉन न्यूट्रॉन का रिक्वायरमेंट थोड़ा सा ऊपर बढ़ जाता है। यहां पे ये पूछ सकते हो कि सर अगर ऐसा है कि प्रोटॉन बढ़ने से रिपल्सन बढ़ जाएगा, प्रोटॉन बढ़ने से रिपल्सन बढ़ जाएगा, तो हम ऐसा क्यों नहीं करते हैं कि न्यूक्लियस सिर्फ न्यूट्रॉन से ही बना लेते हैं, और जो न्यूक्लियस सिर्फ न्यूट्रॉन से बना होगा वो मोस्ट स्टेबल कहलाएगा, जो सिर्फ न्यूट्रॉन से बना होगा वो सबसे ज्यादा स्टेबल होगा। ऐसा क्यों नहीं कह सकते हम? ऐसा कहते हुए तो मजा आ जाता सर, ऐसा अगर हम काश कह पाते कि सर ऐसा करो ना, न्यूक्लियस सिर्फ न्यूट्रॉन से बना लो। जैसे मान लो 4 प्रोटॉन से बना है, 4 न्यूट्रॉन से बना है, और 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन से बना है, ABC। तो इन सब में सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा? अगर देखा जाए तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होगा? सबसे ज्यादा स्टेबल कौन होता है? सर सबसे ज्यादा स्टेबल बी होगा। क्यों? क्योंकि स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स तो चार्ज पे डिपेंड करता नहीं है। 4 न्यूक्लियन, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स सब में सेम। एक बच्चा कह रहा तो न्यूक्लियर फोर्स नहीं लगेगा। भाई साहब कहां से आए बे, न्यूट्रॉन में न्यूक्लियर फोर्स नहीं लगता, न्यूक्लियर फोर्स चार्ज पे डिपेंड नहीं करता। सब में लगेगा। तो न्यूक्लियर फोर्स तो सब में लग रहा, हां। और इसमें अच्छा बी एंड सी तो एक ही जैसा हो गया, नहीं प्रोटॉन 2 तो है, रिपेल करेंगे। देखो ये प्रोटॉन और ये प्रोटॉन रिपेल करेंगे, तो सबसे ज्यादा स्टेबल हो गया तुम्हारा बी, उसके बाद होगा सी, और उसके बाद होगा ए। बच्चे सी कह रहे हैं, मैंने कुछ गलत सोचा है क्या? नहीं, न्यूट्रॉन है, तो 4 न्यूट्रॉन के बीच में स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, यहां पे भी 4 न्यूक्लियॉन्स के बीच में स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, लेकिन प्रोटॉन तो रिपेल कर देगा। वाई नॉट सी? भाई साहब स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स नाम का कोई चीज आपने पढ़ा है? स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स नाम का कोई चीज आपने पढ़ा है? हां सर। उसकी प्रॉपर्टी बताइए। तो वो चार्ज इंडिपेंडेंट होता है, उसको इससे फर्क नहीं पड़ता कि प्रोटॉन के बीच लग रहा है, न्यूट्रॉन के बीच लग रहा है, या प्रोटॉन न्यूट्रॉन के बीच लग रहा है, उसको इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। मतलब यहां पे जितना स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर होगा यहां भी उतना ही होगा, यहां भी उतना ही होगा, क्योंकि सब में 4 न्यूक्लियॉन्स है। तो स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर सब में सेम, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर सब में सेम, हां। लेकिन इसमें रिपल्सन होगा प्रोटॉन का, इसमें ज्यादा रिपल्सन होगा, इसमें नहीं होगा। तो सर बी ज्यादा स्टेबल होने चाहिए वैसे तो, लेकिन बी ज्यादा स्टेबल होगा नहीं। होने चाहिए थे फोर्स के हिसाब से, मेरी बात सुनना, अकॉर्डिंग टू द फोर्स ओनली, लेकिन ऐसा होगा इसलिए नहीं क्योंकि बी जैसा न्यूक्लियाई, बहुत लोग यही लिख रहे हैं बेटा, आप सही हो कि ऐसा न्यूक्लियाई पॉसिबल ही नहीं। ऐसा सोच, ये दुनिया जिसमें सारे लड़के हो तो बढ़िया है, लड़कों में कोई लड़ाई होता नहीं है, बढ़िया जीवन चलेगा। मतलब एक ही जैसे लोग हो जाएंगे, लड़के रहेंगे बस। ये संभव है क्या? नहीं, लड़कियां भी चाहिए, तभी तो बैलेंस होगा, संतुलन होगा। हर एक चीज का अपना इंपॉर्टेंस होता है, उसका अपना रोल होता है, उसकी अपनी जरूरत होती है। मान लो तुम न्यूट्रॉन से बना तो लोगे, लेकिन सिर्फ न्यूट्रॉन से बना लोगे तो एटम कैसे बनाओगे? एटम को सर्कुलर पाथ में घुमाने के लिए तो एक सेंट्रीपिटल फोर्स की जरूरत पड़ती है, वो तो प्रोटॉन ही दे पाएगा। हाँ, तो प्रोटॉन का होना भी जरूरी है। हाँ सर, प्रोटॉन तो चाहिए यहां पे। बिना प्रोटॉन का न्यूक्लियस तो बना लोगे, एटम कहां से लाओगे? एटम के लिए तो इलेक्ट्रॉन को घुमाना पड़ेगा ना, उसके लिए तो प्रोटॉन चाहिए। तो जरूरत सबकी होती है, भले ही नुकसान है, प्रोटॉन एक दूसरे को रिपेल करते हैं, लेकिन जरूरत सबकी होती है। इसीलिए हम ये नहीं कह सकते सिर्फ न्यूट्रॉन से दुनिया बना लो, न्यूक्लियस बना लो। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का एक रेशियो होना चाहिए, जहां पे न्यूट्रॉन का जरूरत ज्यादा पड़ता है प्रोटॉन के कंपेयर में। तो इसको कहते हैं स्टेबिलिटी कर्व। इस पे जो न्यूक्लियस आ गया साहब, वो तो अखंड स्टेबल है, उससे ज्यादा खुश इंसान कोई नहीं है।
उसके आसपास मान लो ये है, ये है, ये है, ये है, ये यहां पे है, ये सारे अनस्टेबल हो गए। ये सारे क्या हो गए? अनस्टेबल हो गए। तो मैं अगर आपसे छोटा सा एक सवाल पूछूं, वाई ए इज अनस्टेबल, व्हाट इज द रीजन ऑफ अनस्टेबिलिटी ऑफ ए? वाई ए इज अनस्टेबल, वाई ए इज अनस्टेबल, क्यों है साहब ए अनस्टेबल क्यों है? आप सब जो बोल रहे थे ना बेटा, आप सब सही थे, गलत नहीं थे, सी जो बोल रहे थे, लेकिन मैं तो फोर्स के हिसाब से पहले पूछ रहा था। तो देखो, वाई ए इज अनस्टेबल, ए अनस्टेबल क्यों है सर? इसका न्यूट्रॉन नंबर बहुत ज्यादा है सर, इसमें न्यूट्रॉन जरूरत से ज्यादा बढ़ गया और प्रोटॉन कम है, ये भी एक अनस्टेबिलिटी का रीजन है भाई साहब। मतलब न्यूट्रॉन बहुत ज्यादा है प्रोटॉन से, ऐसे भी कह सकते हैं न्यूट्रॉन वर्सेस प्रोटॉन बहुत ज्यादा है एक से। दोनों एक ही बातें हैं क्या? दोनों एक ही बातें हैं क्या? अरे बोलना यार, हां ना तो बोल। दोनों एक ही बातें हैं क्या? हां, दोनों एक ही बात है, दोनों एक ही बातें हैं, बिल्कुल सही बात है, दोनों एक ही है, दोनों एक ही बात है, दोनों एक ही बात है। न्यूट्रॉन वर्सेस प्रोटॉन एक से बहुत ज्यादा होगा, दोनों एक ही बात है। अच्छा बाबा, अच्छा यो बात है कि हाँ, दोनों एक ही बात है। तो सर ये क्या करेगा? सर इसका मन लगता रहेगा? सर कोई अनस्टेबल इंसान को इतना मन तो नहीं लगता, तो कर क्या लेगा? ये कोशिश करेगा। क्या कोशिश करेगा? ये कोशिश करेगा स्टेबिलिटी कर्व के पास पहुंच के अपने न्यूट्रॉन और प्रोटॉन के रेशियो को बैलेंस करना। मतलब इसके जो न्यूट्रॉन ज्यादा हैं वो चाहता है कि न्यूट्रॉन प्रोटॉन रेशियो बैलेंस हो, मतलब न्यूट्रॉन कम करना चाहता है। हां, न्यूट्रॉन कम करना चाहता है, मतलब ये एक न्यूट्रॉन कम कर लेगा, तो सर इसका मास नंबर चेंज हो जाएगा? ऐसा थोड़ी ना, मर्जी है। नहीं नहीं, सुनो तो सही, एक न्यूट्रॉन कम करके एक प्रोटॉन बढ़ा लेगा। अब रहना तू यहां पे शांति से। एक न्यूट्रॉन कम करके एक प्रोटॉन बढ़ा लेगा, तो क्या ये न्यूक्लियाई थोड़ा सा स्टेबिलिटी कर्व के पास आया? हां, थोड़ा सा स्टेबिलिटी कर्व के पास आया। थोड़ा और न्यूट्रॉन कम करेगा और एक प्रोटॉन बढ़ा लेगा, क्या और पास आ गया? हां, और पास आ गया। एक न्यूट्रॉन कम करता जा रहा है, एक प्रोटॉन बढ़ाता जा रहा है। इस तरीके से सीढ़ियों से चल के ये स्टेबिलिटी कर्व के पास पहुंचता जाएगा। सर बहुत सुंदर ग्राफ लग रहा है ये। मतलब ये जो न्यूट्रॉन है अपना, ये कम करके प्रोटॉन में कन्वर्ट कर रहा। लेकिन किसी भी न्यूक्लियर रिएक्शन में ध्यान से सुनिएगा, किसी भी न्यूक्लियर रिएक्शन में सबसे पहली चीज मास नंबर कंजर्व होना चाहिए। कंजर्व्ड है, इसका मास नंबर बोल 1, इसका मास नंबर बोल, एटॉमिक नंबर इसका 0, मास नंबर 1, इसका एटॉमिक नंबर 1, मास नंबर 1, बैलेंस है। एटॉमिक नंबर बैलेंस हो ना हो कोई जरूरी नहीं। पहला, किसी भी न्यूक्लियर रिएक्शन में मास नंबर कंजर्व होना चाहिए। ए मस्ट बी कंजर्व, मैं पीछे लिख देता हूं। किसी भी न्यूक्लियर रिएक्शन में, जो भी न्यूक्लियर रिएक्शन होता है उसमें मास नंबर कंजर्व होना चाहिए। ए कंजर्व्ड, ए कंजर्व्ड, ए कंजर्व्ड। ओके, नेक्स्ट, चार्ज कंजर्व्ड, चार्ज कंजर्व्ड, चार्ज कंजर्व होना चाहिए। क्या यहां पे चार्ज कंजर्व है? क्या यहां पे चार्ज कंजर्व है? नहीं, ये चार्ज तो कंजर्व ही नहीं है, क्योंकि न्यूट्रॉन तो न्यूट्रल होता है, प्रोटॉन पे तो पॉजिटिव चार्ज है। सर इधर 0 चार्ज है तो इधर 0 चार्ज होना चाहिए। तो इसका रास्ता इतना आसान नहीं है, इसका रास्ता इतना आसान नहीं है। जब इस रास्ते पे चलता है तो इस रास्ते को कहते हैं कि डीके हो गया। क्या डीके हो गया? एक न्यूट्रॉन का डीके हो गया क्या? नहीं, न्यूट्रॉन का डीके क्या हो, तो न्यूक्लियस के अंदर अंदर एक न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट हो गया। एक इलेक्ट्रॉन यहां से इमिट होता है। क्यों इलेक्ट्रॉन इमिट होता है? सर होना भी चाहिए। क्यों होना चाहिए एक इलेक्ट्रॉन को इमिट? चार्ज बैलेंस करने के लिए एक इलेक्ट्रॉन का यहां पे इमिशन होता है। वाह सर, ये इलेक्ट्रॉन डीके पढ़ा रहे हो क्या? हां, इसी इलेक्ट्रॉन डीके का नाम है बीटा माइनस डीके। इसी इलेक्ट्रॉन डीके का नाम है बीटा माइनस डीके। किसने ढूंढा था इसको? किसने ढूंढा था इसको? याद करो, किसने ढूंढा था इसको? याद है कुछ? कौन था इसको ढूंढने वाला, इस रिएक्शन को बताने वाला?
कौन था? किसने ढूंढा था इसको? किसने ढूंढा था इसको साहब? कौन बताया था इसके बारे में? डीके के बारे में किसने बताया था? मैडम क्यूरी ने। और बहुत दिनों तक यही रहा इक्वेशन। लेकिन यहां पे एक डीके होता है एक और पार्टिकल का, जिसके बारे में अभी आपको समझाएंगे। ये कंप्लीट इक्वेशन नहीं है। हालांकि 20 साल तक बीटा माइनस डीके को इसी तरीके से देखा गया था। 20 सालों तक इसी तरह से देखा गया था। उसके बाद एक यहां पे पार्टिकल और होता है जिसको कहते हैं न्यूट्रिनो। हाँ ना, तो यहां पे न्यूट्रिनो निकलता है या एंटी न्यूट्रिनो निकलता है, ये भी मैं आपको समझाऊंगा। लेकिन ध्यान से सुनिएगा, इस पूरे डीके में मुझे बस ये बताइए, एटॉमिक नंबर बढ़ा कि घटा? तो सर देखो, न्यूट्रॉन घट रहा, प्रोटॉन बढ़ रहा, मतलब एटॉमिक नंबर सर बढ़ा है। एटॉमिक नंबर क्या हुआ है? एटॉमिक नंबर इंक्रीजेस बाय 1 पर डीके। एक प्रोटॉन बढ़ा है तो एटॉमिक नंबर बढ़ा है। मास नंबर इसमें क्या रहा है? सेम रहा है। मास नंबर क्या रहा है? सेम रहा है। अगर मैं यहां वाले न्यूक्लियस के बारे में बात करूं, सी का, तो वाई सी इज अनस्टेबल। वाई सी इज अनस्टेबल। सर इसका प्रोटॉन बहुत ज्यादा है। होता है, अलग अलग रीजन होता है अलग अलग लोगों का। प्रोटॉन बहुत ज्यादा है। किससे ज्यादा है? सर न्यूट्रॉन से ज्यादा है। तो आप ये कह सकते हो कि प्रोटॉन वाई न्यूट्रॉन रेशियो इसका 1 से ज्यादा है। वाई सी इज अनस्टेबल। ये इसका रीजन है। अब ये स्टेबिलिटी के लिए क्या करेगा? ये भी डीके करेगा। अब ये कैसे डीके करेगा? तो इसका अनस्टेबिलिटी का कारण क्या है? सर प्रोटॉन ज्यादा है, तो ये चाहेगा प्रोटॉन को कम करना। ये क्या चाहेगा बेटा? प्रोटॉन को कम करना। ये चाहेगा प्रोटॉन को कम करना और न्यूट्रॉन को बढ़ाना, फिर प्रोटॉन को कम करना, फिर न्यूट्रॉन को बढ़ाना, और इस तरीके से धीरे धीरे करके स्टेबिलिटी कर्व की तरफ जाएगा। मतलब ये आपका एक प्रोटॉन कम करेगा, एक न्यूट्रॉन बढ़ाएगा, एक प्रोटॉन कम करेगा, एक न्यूट्रॉन बढ़ाएगा। मतलब ये क्या कर रहा है? ये एक प्रोटॉन को न्यूट्रॉन में कन्वर्ट कर रहा है। चार्ज बैलेंस करने के लिए यहां पे आ जाता है पॉजिट्रॉन। इसलिए इसको हम कहते हैं बीटा प्लस डीके। क्या कहते हैं? बीटा प्लस डीके। तो इसमें एटॉमिक नंबर क्या हो रहा है बेटा? इसमें एटॉमिक नंबर कम हो रहा है। एटॉमिक नंबर डिक्रीजेस बट मास नंबर रिमेनिंग सेम। मास नंबर remains same mass number remains same। अच्छा, अगर बेटा मैं डी की बात करूं, डी यहां पे ये अनस्टेबल है क्या? हर वो न्यूक्लियाई जो इस स्टेबिलिटी कर्व से दूर है, चाहे वो यहां क्यों ना अनस्टेबल है। तो डी अनस्टेबल है क्यों? इसका अगर मैं रीजन पूछूं, व्हाई डी इज अनस्टेबल? व्हाई, रीजन क्या है इसका? ये अनस्टेबल है क्यों? Why this is unstable? सर इसका अनस्टेबल का कारण तो यह है सर, क्योंकि इसका तो दोनों ही ज्यादा है। इसकी समस्या तो और बड़ी है, इसका दोनों ही ज्यादा है। मतलब इसका मैं कह सकता हूं कि मास नंबर 1 से बहुत ज्यादा है। हां भाई, प्रोटॉन न्यूट्रॉन भी बहुत ज्यादा, प्रोटॉन भी बहुत ज्यादा। तो अब ये क्या चाहेगा? सोचो, ये क्या चाहेगा? ये तो चाहेगा प्रोटॉन न्यूट्रॉन दोनों कम करे। तो ये प्रोटॉन भी कम करेगा, न्यूट्रॉन भी कम करेगा, न्यूट्रॉन भी कम करेगा, दोनों कम करता हुआ स्टेबिलिटी कर्व की तरफ जाएगा। तो सर ये प्रोटॉन, 2 प्रोटॉन कम करता है एक साथ, बहुत ज्यादा प्रोटॉन है, 2 न्यूट्रॉन भी कम करता है। तो सर इसमें क्या होता है? इसमें अल्फा डी के होता है। देखो क्या होता है कि कोई भी न्यूक्लियाई है, मान लो जिसका एटॉमिक नंबर है जेड, मास नंबर है ये 2 प्रोटॉन भी कम किया, 2 न्यूट्रॉन भी कम किया, मतलब इसके टोटल मास नंबर 4 से कम हो जाएंगे, एटॉमिक नंबर 2 से कम हो जाएगा, और यहां से निकलेगा 2He4, मतलब अल्फा पार्टिकल प्लस अल्फा पार्टिकल। इसको कहते हैं अल्फा डीके। अब मैं एक जोरदार चीज, ये बहुत मेहनत से बना है बेटा, दिखने में भी बहुत सुंदर लग रहा होगा, इसमें बहुत जोरदार चीज बताऊंगा एक। क्या? सबसे पहले तो यहां पे लिख लो, मास नंबर कितने से डिक्रीज हो रहा है? मास नंबर डिक्रीजेस बाय 4। ये मैंने कंसेप्ट बहुत धीरे धीरे आपको समझा दिया। अब इसमें डीके का सारा फंडामेंटल कंसेप्ट, बेसिक कंसेप्ट, डीके होता क्यों है,
कौन सा डीके कब होता है, किस डीके का रीजन क्या है, उस डीके का इफेक्ट क्या पड़ता है, ये सारी चीजें आपको इससे रटवा दूंगा मैं। अभी तो पूरा समझाया है, कैसे रटवाऊंगा ध्यान से देखो। सबसे पहले ये देखो कि वाई एक्सिस पे क्या है। सर वाई एक्सिस पे है न्यूट्रॉन, तभी न्यूट्रॉन की तरफ बेंड हुआ है। जिधर ग्राफ बेंड होता है उसकी नंबर ज्यादा होगी, देखो ना यहां पे नंबर ऑफ न्यूट्रॉन ज्यादा होता है, तो वाई एक्सिस पे न्यूट्रॉन है और एक्स एक्सिस पे प्रोटॉन है। तो ये ग्राफ बना लिया हमने, ध्यान से सुनिएगा, ये ग्राफ बना लिया हमने, ये न्यूट्रॉन और ये प्रोटॉन, ये प्रोटॉन न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन गलती नहीं क्योंकि ग्राफ ऊपर गया है, ये न्यूट्रॉन है, ये न्यूट्रॉन और ये प्रोटॉन, ये न्यूट्रॉन और ये प्रोटॉन, बस इतना पढ़ाया तुम्हें भी। सुन, अब स्टेबिलिटी कब तो बीच में है। अगर कोई न्यूक्लियर यहां पे है मतलब उसकी न्यूट्रॉन का नंबर ज्यादा है तो क्या चाहेगा वो, इस एक्सिस की तरफ भागना चाहेगा, प्रोटॉन बढ़ाना चाहेगा क्योंकि उसका न्यूट्रॉन ज्यादा है, तो नीचे आएगा। हाँ नीचे आएगा, तो जो नीचे गिरेगा उसका होगा बीटा माइनस डी के, जो नीचे गिरेगा गड्ढे में गिर रहा उसका होगा बीटा माइनस डी के। सर इसका बीटा माइनस डी के, हां भाई इसका बीटा माइनस डी के तो है क्योंकि यहां पे इलेक्ट्रॉन निकला है। तो किसका होता है बीटा माइनस डी के? सर जो नीचे गिरता है। नीचे कौन गिर रहा? जिसका न्यूट्रॉन ज्यादा है। हां तो ये नीचे गिरता जा रहा, इसका बीटा माइनस डी के होता जा रहा, नीचे गिरता जा रहा, न्यूट्रॉन ज्यादा था नीचे गिर रहा, प्रोटॉन की तरफ जा रहा तो एटॉमिक नंबर 1 से बढ़ेगा। हां न्यूट्रॉन से दूर जा रहा, नीचे गिर रहा, न्यूट्रॉन से दूर जा रहा, एटॉमिक नंबर 1 से बढ़ेगा। नीचे आगे ऐसे आ रहा ना, नीचे आगे तो न्यूट्रॉन से दूर प्रोटॉन की तरफ, तो बीटा माइनस डी के न्यूट्रॉन प्रोटॉन में कन्वर्ट होता है, एटॉमिक नंबर 1 से बढ़ जाता है, नीचे गिरते गिरते उस एक्सिस की तरफ जा रहा तो एटॉमिक नंबर 1 से बढ़ जाता है, मास नंबर सेम रहता है, मास नंबर सेम रहता है। और इसका क्या हो रहा? सर इसका प्रोटॉन ज्यादा है, तो इसके अनस्टेबिलिटी का कारण क्या है? प्रोटॉन। तो क्या होगा सर? ये ऊपर उठेगा मतलब इसका क्या होगा? बीटा प्लस डी के, ऊपर जा रहा, ऊपर बीटा प्लस, नीचे बीटा माइनस। तो बीटा प्लस डी के किसका होता है? जिसका प्रोटॉन ज्यादा होता है। प्रोटॉन कम करेगा तो एटॉमिक नंबर 1 से कम होगा, एटॉमिक नंबर 1 से कम होगा। तो सब कुछ तो याद हो गया। ये क्या होगा? पीछे ऊपर नीचे आगे। सुनो, ये नीचे गिर रहा मतलब निगेटिव बीटा माइनस डी के, बीटा माइनस डी के। ये ऊपर जा रहा बीटा प्लस डी के। कौन ऊपर जा रहा? जिसका प्रोटॉन ज्यादा था। तो बीटा प्लस डी के का कारण क्या है? बीटा प्लस डी के का कारण क्या है? बता, चल बता, बीटा प्लस डी के का कारण क्या है? सर बीटा प्लस डी के का कारण है कि प्रोटॉन ज्यादा होता है, प्रोटॉन बाय न्यूट्रॉन रेशियो 1 से ज्यादा है। बीटा प्लस डी के का कारण है न्यूट्रॉन बाय प्रोटॉन रेशियो 1 से बहुत कम है। बीटा प्लस डी के का कारण है कि न्यूट्रॉन बाय प्रोटॉन रेशियो 1 से बहुत कम है। इसको उल्टा भी तो लिख सकता हूं, अगर प्रोटॉन बाय न्यूट्रॉन 1 से बहुत ज्यादा है तो न्यूट्रॉन बाय प्रोटॉन 1 से बहुत कम होगा। हाँ या ना? यस सर। इसमें एटॉमिक नंबर, अब प्रोटॉन ज्यादा था, प्रोटॉन कम हो रहा तो एटॉमिक नंबर 1 से कम होता है। तो बीटा प्लस ऊपर उठते समय एटॉमिक नंबर 1 से कम होता है। और बीटा माइनस डी के किसका होता है? सर जिसका न्यूट्रॉन ज्यादा है। न्यूट्रॉन ज्यादा है तो न्यूट्रॉन कम करेगा, बीटा माइनस डी के करेगा। न्यूट्रॉन कम करेगा तो प्रोटॉन बढ़ाएगा। देख दिमाग में सेट हो गया एकदम। प्रोटॉन बढ़ाएगा तो एटॉमिक नंबर इंक्रीजेस बाय 1, बस मास नंबर क्या रहेगा? सेम रहेगा। अल्फा डी के किसका होता है? अल्फा डी के किसका होता है? जिसका मास नंबर 1 से बहुत ज्यादा होता है, जिसका बेटा मास नंबर 1 से बहुत ज्यादा होता है, उसका होता है बेटा अल्फा डी के। अल्फा डी के में क्या होता है? एटॉमिक नंबर मास नंबर 4 से कम होता है, एटॉमिक नंबर 2 से कम होता है। मास नंबर 4 से कम होता है और एटॉमिक नंबर 2 से कम होता है। डन? ठीक है। अब यह रिएक्शन एक्चुअल में कंप्लीट नहीं है, यह रिएक्शन एक्चुअल में कंप्लीट नहीं है। कैसे कंप्लीट नहीं है? क्योंकि इस रिएक्शन के आने के बाद, बीटा प्लस डी के बीटा माइनस डी के आने के बाद 10-20 साल बाद एक पार्टिकल ढूंढा गया जो और डी के होता है इसमें, जिसको कहते हैं न्यूट्रिनो और एंटी न्यूट्रिनो। तो बच्चे अगर तुमने कहीं पढ़ा होगा कभी तो तुम्हें पता होगा न्यूट्रिनो निकलता है कि एंटी न्यूट्रिनो। इसका याद रखने का एक जोरदार एमआर स्टार है मेरे पास, ध्यान से सुनिएगा। मतलब ये एक्चुअल किताबों में कहीं लिखा हुआ नहीं है लेकिन मैंने बताया ये कि ऐसे सोचो कि जितने पार्टिकल होंगे ना उतने ही एंटी पार्टिकल होने चाहिए। तो इधर क्या है? सर एक न्यूट्रॉन पार्टिकल है, प्रोटॉन पार्टिकल है, इलेक्ट्रॉन पार्टिकल है।
तो जितने पार्टिकल इधर उतने पार्टिकल इधर, तो इधर पार्टिकल तो दो हो गए, इसीलिए एक यहां पे एंटी पार्टिकल निकल जाता है, तो इसको कहते हैं एंटी न्यूट्रिनो। एंटी न्यूट्रिनो इज एंटी पार्टिकल। ये क्या है बेटा? एंटी न्यूट्रिनो। न्यूट्रिनो सर ये क्या था? ये एमआर स्टार था, याद रखने का तरीका था। तो सर इसमें तो इधर एक पार्टिकल है और इधर एक पार्टिकल, एक एंटी पार्टिकल है। हाँ सुन, इधर क्या है? प्रोटॉन एक पार्टिकल, न्यूट्रॉन एक पार्टिकल, ये एंटी पार्टिकल। तो एक एंटी पार्टिकल एक पार्टिकल तो गायब हो गया, यहां पे एक पार्टिकल और होना चाहिए, तो यहां पे न्यूट्रिनो निकलता है। यहां पे क्या निकलता है? न्यूट्रिनो निकलता है। न्यूट्रिनो, इसको क्या बोलते हैं? न्यूट्रिनो। ये एक्सपेरिमेंटली मिला है, न्यूट्रिनो मिलता है। तो तुमसे नीट में क्या पूछा जाएगा सुनना, तुमसे नीट में क्या पूछा जाएगा सुनना, कि साहब बताओ कि बीटा प्लस डीके में क्या निकलता है, न्यूट्रिनो की एंटी न्यूट्रिनो। तो बीटा प्लस डीके कैसे चलना, सुन, बीटा प्लस डीके मतलब ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा मतलब प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट होगा, प्रोटॉन न्यूट्रॉन में कन्वर्ट होगा तो चार्ज बैलेंस करने के लिए प्लस आना चाहिए, तो एंटी पोजिट्रॉन, ये क्या है? प्लस पोजिट्रॉन, एंटी पार्टिकल, तो यहां पे पार्टिकल निकलना चाहिए, एक एंटी पार्टिकल तो एक पार्टिकल, एक पार्टिकल तो दूसरा एंटी पार्टिकल। बता मजे आए कि नहीं आए? ये कोई कंसेप्ट किताबों में कहीं नहीं लिखा हुआ, ये हमने याद करने के लिए एक जोरदार तरीका बताया आपको कि बीटा प्लस डीके में और बीटा माइनस डीके में न्यूट्रिनो और एंटी न्यूट्रिनो में से क्या निकलेगा। समझ आया? तो सुन अच्छे से, बीटा माइनस डीके में इलेक्ट्रॉन पार्टिकल होता है तो इसलिए एंटी पार्टिकल एंटी न्यूट्रिनो निकलेगा। इधर एंटी पार्टिकल होता है पॉजिट्रॉन बीटा प्लस डीके में, तो यहां पे क्या निकलेगा? यहां पे न्यूट्रिनो निकलेगा। बताइए, बहुत जोरदार समझ में आया? क्या याद रहेगा ये? न्यूट्रिनो कैसे? कोमल राणा, बेटा न्यूट्रिनो निकलता है, एक्सपेरिमेंटली मिला है ये, पहली बात तो ये। अब दो तरीका है, एनसीईआरटी में लिखा हुआ है न्यूट्रिनो निकलता है, बात खत्म। मास्टर पढ़ाता है, याद रखो न्यूट्रिनो निकलता है। मैं आपको बता रहा हूं कैसे याद रखना है। ये एंटी पार्टिकल इसीलिए ये पार्टिकल, यहां पे ये पार्टिकल तो इसीलिए ये एंटी पार्टिकल। ये एमआर स्टार का तरीका है। यकीन मानो, यकीन मानो, तुम अपने दोस्तों से पूछना कि कैसे याद किए हो, जो ये क्लास नहीं कर रहा है उससे पूछना कि कैसे याद किए हो, बताओ। उसको बताना, अच्छा लगेगा उसको भी, दोस्ती निभाना मेरे साथी, सबको तू एमआर स्टार बताना, दोस्ती निभाना। मजा आया कि नहीं है बताइए? बहुत जोरदार। हाँ, अरे थैंक यू, कैसे आ गया? अब इस पे हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे। चलिए, यहां तक बहुत ही ये जो अभी हमने ये बनाया है, ये पूरा टेबल, इसको बहुत अच्छे से आपको ये पूरे टेबल को एक A4 साइज के ब्लैंक पेपर में एज इट इज बनाना है। ये सारी चीजें ऐसे ही लिखना है, ऐसे, यहां पे ऐसे, यहां पे थोड़ा सा और स्पेस लेके मेरे से ज्यादा दो चार चीजें लिख लेना। जैसे लैंग्वेज में लिख लेना मास नंबर डिक्रीजेस बाय 4 एंड एटॉमिक नंबर डिक्रीजेस बाय 2, ऐसे लिख लेना और इसको अपने घर के दीवार पे चिपका देना, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें सारे कंसेप्चुअल क्वेश्चन तुम्हारे। अच्छा, मैं तुम्हें ईमानदारी से बताऊं तो इस टेबल से कम नीट में पास्ट ईयर में 20 सवाल पूछे, 20 क्वेश्चंस, 20 मोर देन 20 क्वेश्चंस। हाउ मोर देन 20 क्वेश्चन? रीजन, बीटा डीके में होता क्या है, यह सवाल नीट का पूछा हुआ है कि बीटा प्लस डीके में क्या निकलता है, न्यूट्रिनो। यह सवाल नीट का पूछा हुआ है साहब कि बीटा माइनस डीके में क्या निकलता है, एंटी न्यूट्रिनो। अल्फा डीके में क्या कम होता है, बीटा डीके में क्या कम होता है, बीटा डीके में एटॉमिक नंबर कैसे कम होता है, बीटा प्लस डीके में एटॉमिक नंबर कैसे कम होता है। एक रिएक्शन एक्स से वाई बना दिया, बोला कितने अल्फा डीके हुए हैं, कितने बीटा डीके हुए हैं, कितने बीटा माइनस डीके हैं, कितने बीटा प्लस डीके हैं। मोर देन 20 क्वेश्चंस। एक बच्चा स्पैम कर रहा था, कितने सवाल आते हैं सर इस पे, कैसे सवाल आते हैं, ले बता दिया। पहले सीख तो सही, पहले अच्छे से समझ तो सही इसको, ठीक है। तो अब डिटेल में हम इसके बारे में रेडियो एक्टिविटी में सवाल करेंगे और बात करेंगे। 100 सवाल कराएंगे आपको, ठीक है। कल क्लास लेंगे, बिल्कुल लेंगे, जब तक जिंदा है तब तक क्लास लेंगे, ठीक है। चलिए, तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं हम लोग।